ब्लास्ट के ऑफिस में अपने केबिन में बैठा सुनील अपने ही अखबार में छपी एक डकैती की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट के प्रकाशन में उसका कतई कोई योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस वक्त छठी बार उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था। डकैती में डकैतों के हाथ कोई खास माल नहीं आया था, लेकिन अपने काम में उन्होंने भारी हौसलामंदी का परिचय दिया था। बैंक की जिस गाड़ी को उन्होंने लूटा था, यह उनका दुर्भाग्य था कि उस रोज उसने अधिकतर खरीज और एक एक रुपए के नोटों की गड्डियां ढोई जा रही थी। 100 रुपए की 20 गड्डियों की सूरत में उस रोज गाड़ी में केवल 2 लाख रुपए ही मौजूद थे, जो कि डकैतों के हाथ लगे थे। हालांकि 60-70 लाख रुपए तक की रकम उस गाड़ी में आम ढोई जाती थी। डकैतों की होशियारी का कमाल ये था कि ये तक नहीं मालूम हो सका था कि काम कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था या कब हुआ था। गाड़ी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची थी तो उसमें से 2 लाख रुपए के नोट गायब थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश से यह नतीजा निकाला था कि यह काम अगर कहीं हुआ था तो बैंकों की गाड़ी के रूट में एन बीच में पड़ने वाले वुडलैंड नाम के एक कैफे में हुआ था। लगभग 14 साल के प्रत्यक्षतः बड़े जहीन बालक ने बैंक की गाड़ी को वुडलैंड कैफे के सामने खड़े देखा था। उसने यह भी देखा था कि उस वक्त गाड़ी के एकदम पीछे एक फिएट कार खड़ी थी। उसके सामने के बाएं पहिए के नीचे एक लगभग 30 साल का भूरे बालों वाला व्यक्ति जैक लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस बालक का कहना था कि कार का बायां पहिया पंचर नहीं था, हालांकि वो आदमी उसे बदलने की कोशिश में मशगूल लग रहा था। रुपया बैंक की गाड़ी के पिछवाड़े के हिस्से में था, जो पिछवाड़े से ही खुलता था। पीछे का दरवाजा 2 चाबियां लगाने से खुलता था, जिनमें से एक ड्राइवर के पास होती थी और एक गार्ड के पास। ताला उन चाबियों के अलावा और किसी हालत में नहीं खोला जा सकता था और टूटा हुआ वो ताला था नहीं। पुलिस की तफ्तीश से मालूम हुआ था कि बैंक की गाड़ी का उस कैफे के सामने रुकना आम बात थी। रास्ते में गाड़ी रोकने की ड्राइवर को इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां गाड़ी अक्सर रोकी जाती थी और ड्राइवर और गार्ड वहां का प्रसिद्ध चिकन सैंडविच खाकर ही आगे बढ़ते थे। अलबत्ता ड्राइवर और गार्ड दोनों इकट्ठे कैफे में नहीं जाते थे। पहले ड्राइवर भीतर हो आता था और गार्ड गाड़ी में बैठा रहता था। फिर ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर गार्ड भीतर चला जाता था। फिर ड्राइवर को गाड़ी में छोड़कर गार्ड भीतर चला जाता था। कैफे चलते रास्ते में था। गाड़ी का पिछला भाग दोनों चाबियों के बिना खोला नहीं जा सकता था और एक आदमी जरूर गाड़ी में मौजूद रहता था। इसलिए बैंक के अधिकारी उस अनियमितता को जानते हुए भी उसे नजरअंदाज कर देते थे। उस सिलसिले में गाड़ी 5-7 मिनट से ज्यादा वहां रुकती भी नहीं थी। पुलिस का कहना था कि बैंक की गाड़ी में से अगर 2 लाख रुपए गायब हुए थे तो वो वुडलैंड कैफे के सामने ही हुए थे। ड्राइवर और गार्ड पर शक करना बेकार था। उनकी 25-25 साल की नौकरियां हो गई थी और वो 2 लाख रुपए के लिए अपनी नीयत खराब करने वाले नहीं थे, जबकि वो 1-1 करोड़ रुपए की रकम उस गाड़ी में ढो चुके थे। पुलिस का ख्याल था कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार गाड़ी के पिछले दरवाजे की डुप्लीकेट चाबियां हासिल करने में कामयाब हो गया था और उन्हीं की सहायता से पिछला दरवाजा खोलकर भीतर से 2 लाख रुपए के नोट उड़ा ले गया। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने भीतर कदम रखा। सुनील ने विस्मित भाव से उसकी ओर देखा और फिर स्वागतपूर्ण स्वर में कहा, आओ 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 माई बाप। प्रभुदयाल ने बढ़ा हुआ हाथ थामकर छोड़ दिया और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। सुनील ने अखबार परे सरका दिया। बैंक की लुटी हुई गाड़ी की खबर पढ़ रहे थे? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। हाँ, सुनील ने सहज भाव से बोला। कोई खास दिलचस्पी? नहीं, यूं ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था कि शायद कोई मुझे कुछ सूझ जाए कि नोट कैसे लूटे गए होंगे। कुछ सूझा? न, तुम कैसे आए? बताता हूं। सुनील ने घंटी बजाकर मान सिंह को बुलाया और उसे कॉफी लाने के लिए कहा। प्रभुदयाल कुछ क्षण बड़ी गौर से सुनील के चेहरे को देखता रहा, फिर सतर्क स्वर में बोला, तुम किसी शोभा वर्मा को जानते हो? शोभा वर्मा?
सुनील के माथे पर बल पड़ गए। कौन है वो? है कोई? पहले तुम बताओ, तुम इस नाम की किसी लड़की को जानते हो? जानता तो दूर, मैंने कभी ये नाम तक नहीं सुना। सच कह रहे हो? सरासर। प्रभुदयाल ने अपनी जेब से एक तय किया हुआ कागज निकाला और उसे खोलकर सुनील के सामने रखता हुआ बोला, जरा इसे देखो। सुनील ने देखा। उस कागज पर जनाने हैंडराइटिंग में उसका नाम और ब्लास्ट का पता, उसके घर का पता और दोनों जगह का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। कागज में से एक खास तरह की खुशबू आ रही थी जिससे लगता था कि उसे किसी नवयुवती के सौंदर्य प्रसाधनों के साथ पर्स में रखा गया था। कुछ याद आया? प्रभुदयाल आशापूर्ण स्वर में बोला। क्या हाल ही में शोभा वर्मा नाम की किसी लड़की को तुमने अपना पता बताया था? नहीं, सुनील बोला। लेकिन नाम पता तो टेलीफोन डायरेक्टरी में भी देखा जा सकता है। नाम मालूम हो तो। नाम मालूम होने का मतलब होता है नाम में दिलचस्पी। जिस लड़की को अपने कथनानुसार तुम जानते नहीं, उसकी तुम्हारे नाम में क्या दिलचस्पी हो सकती है? लड़की को मैं नहीं जानता माई बाप, लेकिन लड़की मुझे जानती हो सकती है। कैसे? वो मेरे किसी परिचित की परिचित हो सकती है और तुम्हें जाने बूझे बगैर तुम्हारा नाम और पता लिखकर अपने पर्स में रख सकती है। किस्सा क्या है माई बाप? तभी मानसिंह कॉफी ले आया। उसके कॉफी सर्व करके चले जाने के बाद प्रभुदयाल बोला, जिस डकैती की खबर अभी पढ़ रहे थे उसमें वाकई तुम्हारी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं? कतई नहीं, खाली बैठा बोर हो रहा था तो मैं इस खबर की तरफ दोबारा झांक रहा था। इस केस की तफ्तीश मेरे हाथों में है। इस शोभा वर्मा से भी इसका कोई रिश्ता है? प्रभुदयाल ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपना कप उठाकर कॉफी की एक चुस्की ली। सुनील को अनुभव हुआ कि प्रभुदयाल बड़ा चिंतित और परेशान था। सुनील ने चाहते हुए भी उसके मूड के बारे में उससे कुछ न पूछना ही उचित समझा। सुनो, एकाएक प्रभुदयाल निर्णयात्मक स्वर में बोला, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं, फिर तुम नए सिरे से फैसला करना कि तुम किसी शोभा वर्मा को जानते हो या नहीं। ओके? हमें अपने एक मुखबिर से मालूम हुआ है कि कल की उस रहस्यमय डकैती में हिम्मत सिंह नाम के एक ऐसे आदमी का हाथ हो सकता है जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और हमारे रिकॉर्ड में है। इस जानकारी के आधार पर हमने हिम्मत सिंह को तलाश किया। उसके खिलाफ हमारे पास क्योंकि कोई मामूली सा भी सबूत नहीं था, इसलिए हमने उस पर हाथ नहीं डाला। उसे हिरासत में लेने के स्थान पर मैंने खुद उसकी निगरानी करनी आरंभ कर दी। मैंने सोचा कि कुछ अरसा उसकी निगरानी करने से अगर हमें कोई नतीजा हासिल न हुआ तो फिर हम उसे हिरासत में ले लेंगे और कोई दूसरे तरीके से पूछताछ करेंगे। फिर हमारी जानकारी के मुताबिक हिम्मत सिंह धर्मपुरे में रहता था। हम वहां पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि वो कार पर सवार होकर हमारे आगे आगे ही गया है। हम उसके पीछे लगे। शंकर रोड पर वो एक कार में हमें दिखाई दे गया। हम खामोशी से उसका पीछा करते रहे। उसे मालूम था कि उसका पीछा हो रहा था? नहीं, इस मामले में हम बहुत सावधान थे। फिर हिम्मत सिंह अपनी कार पर वुडलैंड कैफे पहुंचा। उसने कैफे के सामने कार रोकी और कार में से निकलकर भीतर जाने के स्थान पर कार का हॉर्न बजाकर एक वेटर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और गाड़ी में ही वहां के प्रसिद्ध चिकन सैंडविच लाने को कहा। वेटर 2 लिफाफों में उसके लिए चिकन सैंडविच ले आया। उसने हमारे देखते देखते बड़े इत्मीनान से पहले एक लिफाफे में से चिकन सैंडविच खाई और फिर खाली लिफाफों को कार में से हाथ बाहर निकालकर फेंक दिया और फिर खाली लिफाफों को कार में से हाथ बाहर निकालकर कैफे के मुख्य द्वार के पास मौजूद कूड़े के ड्रम में डाल दिया। फिर वो अपनी कार पर वहां से रवाना हो गया। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुका और वहां बने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में घुस गया। यहां ये जानने की उत्सुकता में कि वो किसे टेलीफोन कर रहा था, हमने जरा जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखा दी। मैं दबे पांव बूथ के पास पहुंचा और वो चक्कर शीशे में देखने लगा कि वो कौन सा नंबर डायल कर रहा था।
उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए वो मुझे नहीं देख सकता था, लेकिन मैं कॉइन बॉक्स पर लगे डायल को देख सकता था। मैंने देखा उसने 49621 नंबर डायल किया था। तुम वर्दी में थे? नहीं, मैं सादे कपड़ों में था, लेकिन वो तनिक हिचकिचाया। मेरा सब इंस्पेक्टर बंसल वर्दी में था और आप लोग पुलिस की जीप में थे। हाँ, वो हमारी गलती थी, लेकिन वो जल्दी का मामला था और उस वक्त उससे बेहतर इंतजाम मुमकिन नहीं था। नंबर देखने के बाद तुमने वार्तालाप भी सुनने की कोशिश की होगी। ऐसी कोशिश तो मैं करता, लेकिन उसकी नौबत ना आई। नंबर डायल कर चुकने के बाद हिम्मत सिंह ने डायल की तरफ से मुंह फेर लिया और इसलिए मुझे वहां से हट जाना पड़ा। लेकिन प्रत्यक्षतः हिम्मत सिंह को पहले ही मेरा आभास मिल गया था और उसे दाल में काला दिखाई देने लगा था। उसने एकाएक रिसीवर फेंक दिया और बूथ से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ लपका। तब मैंने महसूस किया कि मामला बिगड़ गया था और निगरानी का माहौल खत्म हो गया था। वो कार में सवार होकर फरार हो सकता था और हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल सकता था। हमने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। उसी की कार पर मैं उसे पुलिस हेडक्वार्टर ले गया। वहां हमने उसकी और उसकी कार की तलाशी ली। उसके पास से एक रिवॉल्वर बरामद हुई जिसका कि उसके पास लाइसेंस नहीं था और जो अपने आप में एक अपराध था। और सुनील, उसकी कार में रखे एक ब्रीफकेस का ताला जब जबरन खोला तो जानते हो भीतर से क्या बरामद हुआ? क्या? 100 रुपए के नोटों की 10 गड्डियां, 1 लाख रुपया, बैंक की गाड़ी से लूटे गए माल का ठीक आधा। फिर तो बधाई हो, 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने न केवल डकैती के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि लूट के माल का आधा हिस्सा भी बरामद कर लिया। प्रभुदयाल खामोश रहा। माई बाप, आपके चेहरे पर तो कामयाबी की रौनक होनी चाहिए, लेकिन मैं तो आपका फ्यूज उड़ा देख रहा हूं। सुनील, गिरफ्तारी और रकम की बरामदगी के बाद जब उस आदमी का बयान रिकॉर्ड किया तो जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? क्या कहा? कि उसके पास से डकैती की पूरी रकम बरामद हुई थी और उसमें से 1 लाख रुपया मैंने पार कर दिया है। क्या? सुनील चौंक कर बोला। और ये बात उसने मेरे डीसीपी के सामने कही। प्रभुदयाल भरे स्वर में बोला। और डीसीपी ने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उस हरामजादे की बात पर विश्वास हो गया हो। बताओ तो। कहता है 1 लाख रुपया मैं खा गया। उस डीसीपी के बच्चे के चेहरे पर लिखा था कि ऐतराज उसे इस बात से कम था कि मैं एक अपराधी से बरामद रकम में से 1 लाख रुपया गोल कर गया था, बल्कि इस बात का ज्यादा था कि उसमें से आधी रकम मैंने उसे नहीं दी थी। सुनील खामोश रहा। असल में तो उस हरामजादे ने दूसरा लाख रुपया अपने साथी को दिया होगा। उसने कबूल किया था कि उस काम में उसका कोई साथी था। नहीं, लेकिन वो एक आदमी से होने वाला काम नहीं था। एक आदमी ताला खोलकर गाड़ी के भीतर घुसा होगा और दूसरा उसे किसी तरह खतरे से आगाह करने के लिए माहौल की निगरानी करता रहा होगा। जो आदमी गाड़ी के पीछे फिएट कार का अच्छा भला पहिया बदलता देखा गया था, अगर वो डकैत था तो दूसरा जरूर फिएट की ओट में गाड़ी का ताला खोल रहा होगा, जो कि उस बालक को दिखाई नहीं दिया जिसने पहिया बदलते आदमी को देखा था। पहिया बदलता आदमी हिम्मत सिंह था? पता नहीं, बालक उसका हुलिया तो बयान कर नहीं सकता था। हम्म हमने हिम्मत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसके घर की भी तलाशी ली, लेकिन दूसरा लाख वहां से बरामद नहीं हुआ था। इससे भी लगता है कि दूसरा लाख जरूर उसके साथी के पास होगा। और माल का बंटवारा भी उसकी गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही हुआ होगा। वो कैसे? अगर बंटवारा डकैती के फौरन बाद किसी वक्त हुआ होता तो अपना 1 लाख रुपया हिम्मत सिंह ने अपने साथ साथ ना लिए फिरता होना था। उसके पास कार में 1 लाख रुपए की मौजूदगी साबित करती है कि दूसरा लाख जरूर उसने थोड़ी देर पहले ही किसी को दिया था। अगर ऐसा था तो जरूर वो काम वो हमारे वहां पहुंचने से पहले कर चुका था, क्योंकि हमारी मौजूदगी में तो उसके पास कोई फटका नहीं था। खैर, फिर
फिर ये कि अब मुझे किसी तरह ये साबित करके दिखाना है कि हिम्मत सिंह झूठ बोल रहा था। वो बात उसने डीसीपी के सामने कहने की जगह सिर्फ मुझे कही होती तो मैं मार मार कर साले की चमड़ी उधेड़ देता और उससे सच को बुलवा लेता। लेकिन अब क्योंकि डीसीपी को मालूम है कि क्रोध में मैं आग बबूला होकर ऐसा कोई कदम उठा सकता हूं, इसलिए उसने मुझे खास तौर से चेतावनी दी है कि अगर हिम्मत सिंह के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया तो मेरी खैर नहीं। ओ, एक सूत्र बहरहाल मेरे पास था जिसको चेक करके मैं कुछ हासिल कर सकता था। वो टेलीफोन नंबर जो तुमने हिम्मत सिंह को पेट्रोल पंप पर घुमाते देखा था। हाँ, वो टेलीफोन नंबर उसके दूसरे साथी का हो सकता था, जिसको वो चेतावनी देना चाहता था कि उसकी निगरानी हो रही थी, इसलिए वो खुद सावधान रहे। लेकिन तुम तो कहते हो कि उसको नंबर डायल करने के बाद तुम्हारी उपस्थिति का आभास हुआ था। शायद पहले हो गया हो, लेकिन बात हमारी समझ में ना आई हो। तुमने वो नंबर चेक किया? हाँ, टेलीफोन विभाग से पूछताछ करने पर मुझे मालूम हुआ कि वो टेलीफोन हरनबी रोड की 15 नंबर इमारत के फ्लैट नंबर 5 में लगा हुआ था और पूछताछ करने पर पता चला कि उस फ्लैट में शोभा वर्मा नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। मैं वहां पहुंच गया। उससे मैंने हिम्मत सिंह के बारे में पूछा। प्रभुदयाल कॉफी का एक घूंट पीने के लिए ठिठका और फिर बोला। लड़की बोली कि हिम्मत सिंह से उसका कोई वास्ता नहीं था। अपना टेलीफोन नंबर भी हिम्मत सिंह को उसने नहीं दिया था। पता नहीं कैसे वो उसका नंबर जान गया था और वो कभी कभार फोन करके उसे परेशान करने की कोशिश किया करता था। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने इंतहाई बारीकी से उसके फ्लैट की तलाशी ली। सुनील, वहां से हमारे हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय इस कागज के जिस पर तुम्हारा नाम पता लिखा हुआ है। उसके पास से बरामद यह कागज ही मुझे तुम्हारे पास लाया है। लेकिन प्रभु, बाय गॉड, मैं उस लड़की को नहीं जानता। तो फिर तुम्हारा पता उसके पास क्या कर रहा था? तुमने उसी से पूछा होता। मैंने पूछा था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उस पर कोई चार्ज तो था नहीं। ऊपर से तलाशी की वजह से वो बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ी हुई थी। वो तो मुझे तारीख बताने को तैयार नहीं थी। तुम्हारे ख्याल से वो लड़की उस डकैती में हिम्मत सिंह की साथी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? बैंक की गाड़ी का ताला जरूर डुप्लीकेट चाबियों से खोला गया था और डुप्लीकेट चाबियां हासिल करने की सुविधा लड़कियों को, खासतौर से खूबसूरत लड़कियों को ज्यादा होती है। तुम्हें मालूम करना चाहिए कि क्या गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड से कभी उसका कोई रिश्ता रहा था। मैं जरूर मालूम करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। वो ड्राइवर और गार्ड अगर किसी लड़की के हाथों बेवकूफ बने होंगे तो क्या अब बैंक का माल लुट जाने के बाद वो इस बात को स्वीकार करेंगे? वो लड़की किसी रूप में वुडलैंड कैफे से तो संबंधित नहीं थी। वो वहां नौकरी करती हो या वहां के मालिक की कुछ होती सोती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। होती तो वो इस वक्त हवालात में होती। करती क्या है वो? कुछ भी नहीं, लेकिन बढ़िया फ्लैट में ठाठ से रहती है। कॉल गर्ल तो नहीं? इस बारे में हमने आस पड़ोस से पूछताछ की थी, लेकिन यही सुनने को मिला कि वो तो एक इज्जतदार हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ? हाँ, किसी मदन वर्मा की बीवी बताई जाती है वो, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। बीवी मार का लड़की वो मुझे लगी नहीं। बड़ी हद यह हो सकता है कि शायद वो मदन वर्मा नाम के किसी आदमी की रखैल है और इज्जतदार इलाके में इज्जत बनाए रखने के लिए वो उसे अपनी बीवी बताता है। मदन वर्मा से पूछताछ की? नहीं, नौबत नहीं आई। वो अभी हाथ नहीं आया, लेकिन तलाश जारी है उसकी। क्या पता वही आदमी डकैती में हिम्मत सिंह का पार्टनर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन जैसे उस हरामजादे हिम्मत सिंह की वजह से उसकी गलत बयानी मेरे खिलाफ सर उठाकर खड़ी हो गई है, वैसे मेरे हक में कुछ नहीं हो पा रहा। उम्मीद तो मुझे यह थी कि शोभा वर्मा के फ्लैट से दूसरा लाख बरामद हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। शोभा वर्मा और मदन वर्मा के खिलाफ दरअसल हमारे पास सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि गिरफ्तारी से पहले हिम्मत सिंह उनके फ्लैट पर
फोन करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से तलाशी में कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं शोभा वर्मा के ज्यादा पीछे पड़ा तो वह जरूर इस बात की दुहाई देने लगेगी कि मैं अपने रुतबे का बेजा इस्तेमाल करके उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा हूं। आई सी। ऐसी लड़की के अधिकार में से तुम्हारा नाम पता बरामद करने के बाद मैं इस उम्मीद में तुम्हारे पास आया था कि मुझे तुम्हारे से उसके बारे में कुछ और कारामद जानकारी हासिल होगी। लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम उस लड़की को जानते तक नहीं, तुमने उसका नाम तक नहीं सुना। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं प्रभु। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर की औलाद हूं, लेकिन ऐसा कोई झूठ बोलने से क्या फायदा जिससे मुझे कुछ हासिल नहीं। प्रभुदयाल सोच में पड़ गया। तभी एक टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो। कोई लड़की तुमसे मिलने आई है, उसे रेणु की आवाज सुनाई दी। उसे तुम्हारे पास भेजूं? नाम क्या है उसका? शोभा वर्मा। नहीं। सुनील बड़ी मुश्किल से अपनी हड़बड़ाहट छुपा पाया। भाई साहब को कहो कि मैं अभी जरा किसी किसी के साथ बिजी हूं। वो भाई साहब नहीं, बहन जी हैं, और बड़ी हाय हाय करा देने वाली बहन जी हैं। तुम उन्हें जरा चाय वाय पिलाओ। कॉफी तो वो पीती नहीं, और तुम जानते हो कि हमारे ऑफिस की चाय निहायत घटिया होती है। अगला दृश्य। क्या बात है, फारसी में क्यों बोल रहे हो? अरे कहा ना, अभी मेरे पास एक पुलिस अफसर मौजूद है, मैं व्यस्त हूं। नहीं सॉरी दोस्तों, ये सेम सीन है। क्या बात है, फारसी में क्यों बोल रहे हो? अरे कहा ना, अभी मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर मौजूद है, मैं बिजी हूं। तुम्हारा मतलब कहीं ये तो नहीं कि उस पुलिस वाले के सामने तुम उससे मिलना नहीं चाहते? करेक्ट। और यहाँ की चाय घटिया होती है, इसलिए मैं इसे कहीं और से मंगवा कर चाय पिलवाऊं? ले जाकर? कहीं और ले जाकर चाय पिलाऊं? हाँ ठीक है, लेकिन इतना तो बता दो कि वो तुम्हारी लगती क्या है? कुछ भी नहीं। सच कह रहे हो? क्रॉस माय हार्ट। ओके, मैं उसे नीचे ब्लॉक के कोने वाले रेस्टोरेंट में ले जा रही हूँ। और संबंध विच्छेद हो गया। हाँ, सुनील हेडफोन में कहता रहा, और 944 की फाइल भी मंगवा कर रखना, भाई साहब का उसी से काम है। सुनील ने रिसीवर रख दिया। सॉरी, वो प्रभुदयाल से बोला। प्रभुदयाल उसे संदिग्ध भाव से देख रहा था। प्रभु, सुनील सहज भाव से बोला, तुम्हारे अफसरान तो जानते हैं कि तुम कितने कर्तव्यपरायण और ईमानदार पुलिस अधिकारी हो। क्या वे लोग एक सजा याफ्ता मुजरिम की कही इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि उसके पास से बरामद रकम में से 1 लाख रुपया तुम खा गए हो? नहीं, विश्वास कर भी लें तो सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होता। उन्हें मेरे खिलाफ कुछ साबित करके दिखाना होगा। मेरे पास से वो रकम बरामद करके दिखानी होगी जिसकी कि मैंने कभी सूरत भी नहीं देखी। फिर तुम्हें क्या फिक्र है? फिक्र क्यों नहीं है? आखिर तौहीन तो होती है, किरकिरी तो होती है। उन लोगों की शक की निगाहों का शिकार तो बनना पड़ता है जो लोग मेरी असलियत नहीं जानते। ये भी ठीक है। जी तो चाहता है कि अभी जाकर उस हरामजादे की गर्दन मरोड़ दूं। लेकिन उसने ऐसा झूठ बोला किस लिए? मेरे से बदला लेने के लिए, मुझे खराब करने के लिए। घुटे हुए जराइम पेशा लोग पुलिस के खिलाफ ऐसी हरकतें अक्सर करते हैं। और शायद अपने उस दूसरे साथी की असलियत छुपाए रखने के लिए। लूट का दूसरा लाख वास्तव में जिसके पास पहुंचा है, वो भी। प्रभुदयाल का एक उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूं, तुम्हारे वो भाई साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे जो तुमसे मिलने आए हैं। मेरे ख्याल से वो लड़की देर सवेर तुमसे संपर्क जरूर स्थापित करेगी। उससे जो बात हो उसकी खबर मुझे भी करना। मैं ही ना हरनबी रोड उसके फ्लैट पर ये पूछने चला जाऊं कि वो मुझे कैसे जानती है। थोड़ा इंतजार कर लो, वो खुद आएगी तो ज्यादा बातें बताएगी। तुम जाओगे तो छुपाव से काम लेगी। लेकिन वो आए ही नहीं तो तुम पहुंच जाना। ठीक है। प्रभुदयाल ने उससे हाथ मिलाया और वहां से विदा हो गया।
सुनील ने एक सिगरेट सुलगा ली और प्रतीक्षा करने लगा। पूरा सिगरेट पी चुकने के बाद वो अपने स्थान से उठा और केबिन से बाहर निकला। रिसेप्शन पर उसे रेणु के स्थान पर मान सिंह को बैठा पाया। कथित शोभा वर्मा को वहां से खिसकाने के पीछे दो वजह थी। एक तो अगर वो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को वहां देख लेती तो शायद वो सुनील से खुलकर बात न करती, या शायद बात ही न करती। दूसरे, पहले वो प्रभुदयाल की जानकारी में आए बिना खुद भांपना चाहता था कि माजरा क्या है। उसके लिए अपने अखबार के हित का महत्व ज्यादा था। कोई भारी न्यूज वैल्यू वाली बात वो खामखा पहले पुलिस को हस्तांतरित नहीं कर देना चाहता था। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे सड़क पर पहुंचा। फुटपाथ पर प्रभुदयाल को अभी भी मौजूद देखकर वो हड़बड़ाया। प्रभुदयाल उसे देखकर होंठों से तो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह का भाव था। तुम्हारे वो भाई साहब कहाँ गए? प्रभुदयाल बोला। रिसेप्शन पर तो कोई भी नहीं था। वो फिर लौट आने को कह गए हैं, सुनील बोला। किसे? रिसेप्शन पर तो तुम्हारी वो खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर भी नहीं थी। चपरासी को कह गए थे वो। और तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट कहाँ गई? मुझे क्या पता कहाँ गई। सुनील सड़क पार करके सामने पनवाड़ी के पास पहुंचा। उसने वहां से लकी स्ट्राइक का एक पैकेट खरीदा और फिर एक सिगरेट सुलगाता हुआ टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ा। वो एक टैक्सी पर सवार हो गया। उसने एक बार भी ये देखने का उपक्रम नहीं किया था कि प्रभुदयाल की निगाह उसका अनुसरण कर रही थी या नहीं। कहाँ चलूं साहब? ड्राइवर ने कहा। सीधे। टैक्सी आगे बढ़ी। 2 ब्लॉक आगे जाकर सुनील टैक्सी से उतर गया। वहां से उसे प्रभुदयाल दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और भीड़ में छुपता छिपाता वापस लौटा। वो चुपचाप ब्लॉक के कोने वाले रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। रेणु एक सुंदर युवती के साथ एक कोने की मेज पर बैठी हुई थी। सुनील ने उस युवती को अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो उनकी टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। युवती ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पहचान के कोई भाव न उभरे। प्रत्यक्षतः वो उसे जानती नहीं थी। ये मिस्टर सुनील हैं, रेणु जल्दी से बोली, जिनके बारे में आप ऑफिस में पूछ रही थी। मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती? वो संदिग्ध भाव से सुनील को देखती हुई बोली। वही। सुनील तनिक सिर नवाकर बोला। युवती के चेहरे पर तुरंत रौनक आ गई। ओह हेलो, वो खनकते स्वर में बोली। मैं चलती हूं, रेणु बोली। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। रेणु ने अपना कोल्ड ड्रिंक का आखिरी घूंट पिया और वहां से विदा हो गई। रेणु द्वारा खाली किए स्थान पर सुनील बैठ गया। कोल्ड ड्रिंक? युवती बोली। नहीं, सुनील बोला, मैंने अभी कॉफी पी है। तुमने मुझे यूं आनन फानन यहां क्यों भेज दिया? मेरे केबिन में उस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल बैठा था। यह वही इंस्पेक्टर है जिसने तुम्हारे फ्लैट की तलाशी करवाई थी, जो लूट का आधा माल तुम्हारे पास होने की उम्मीद कर रहा है और जिसे तुमने ये बताकर नहीं दिया कि तुम मुझे कैसे जानती हो। पता नहीं ये इंस्पेक्टर मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भन्नाए स्वर में बोली। मैं उसके ₹1,00,000 के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती, और उस हिम्मत सिंह से मेरा क्या मतलब है? मैं तो खुद उससे तंग हूं। खामखा मुझे फोन कर देता है। पता नहीं मेरा नंबर कैसे उसके हाथ में आ गया। सुनील चुप रहा। वैसे तुमने अच्छा किया जो उस इंस्पेक्टर से मेरा आमना सामना नहीं होने दिया। वो मुझे वहां देख लेता तो फिर नए सिरे से मुझसे पूछताछ शुरू कर देता कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूं। कैसे जानती हो तुम मुझे? कहां जानती हूं मैं तुम्हें? मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन उस इंस्पेक्टर को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं। तुम्हें तो अब जानूंगी मैं। लेकिन तुम्हें मेरा नाम भी कैसे मालूम था? वो तो डॉली की वजह से मालूम था। डॉली? बुटीक शॉप वाली? वही। वो मेरी सहेली है। तुम्हारी बहुत तारीफ करती है वो। उसकी तो जिंदगी बना दी तुमने। डॉली एक कॉल गर्ल थी जो सुनील के संसर्ग में आकर सुधर गई थी। सुनील ने उसे वेश्यावृत्ति छोड़कर अपना बुटीक का धंधा खोलने के लिए न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि आर्थिक सहायता भी दी थी। मैंने सोचा, वो बोली,
जो आदमी डॉली के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है, डॉली की सहेली के लिए क्या वो एक छोटा सा काम नहीं करेगा? ओह, मेरा पता वगैरह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या डॉली से पूछा? मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में देखा था। यानी कि सुनील का पहला ख्याल सही था। तुम मुझसे कोई काम कराना चाहती हो? छोटा सा। क्या? पहले बताओ, करोगे ना? लेकिन पहले पता तो लगे कि काम क्या है। काम निहायत मामूली है। फिर भी तुमने एक आदमी का पता लगाना है। कौन आदमी? उसका नाम मदन वर्मा है। मदन वर्मा? वो कौन है? वो मेरा पति है। ओह, वो मेरी 1 लाख रुपए की रकम के साथ कहीं खिसक गया है। इतनी मोटी रकम तुम्हारे पास कहां से आई? विरासत में मिली। मेरा एक चाचा मरने से पहले वो रकम मुझे दे गया था। तुमने उस पर एस्टेट ड्यूटी भरी थी? नहीं भरी थी। ये भी एक वजह है जो मैं उस रकम से ताल्लुक रखती शिकायत लेकर पुलिस के पास नहीं जा सकती। मैं उनके पास गई तो सबसे पहले मुझसे यही पूछा जाएगा कि वो रकम मेरे पास आई कहां से। रकम अपने दिवंगत चाचा से मिली होने की बात पर बताने पर मुझसे पूछा जाएगा कि मैंने एस्टेट ड्यूटी भरी या नहीं। मेरे इनकार करने पर वे लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे कि मैंने सरकार के साथ फ्रॉड किया है और मैं सजा के हकदार हूं। खास तौर से तब जबकि मेरे चाचा ने भी वो रुपया इनकम टैक्स वालों से चोरी, उस पर टैक्स अदा किए बिना जमा किया हुआ था। रुपया कैसे नोटों में था? 100 के नोटों में, 10 गड्डियों की सूरत में। रुपया अपनी शादी के बाद हासिल हुआ था तुम्हें? नहीं, शादी से पहले। इसी वजह से मेरे पति को उसकी खबर नहीं थी। लेकिन शादी के बाद भी रुपया रखे तो मैं उस घर में ही थी। इत्तेफाक से उसे उसकी खबर लग गई। उसने वो रुपया अपने काबू में किया और कहीं खिसक गया। तुम चाहती हो कि मैं मदन वर्मा को तलाश करूं और उससे तुम्हारा रुपया तुम्हें वापस दिलवाऊं? हाँ। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो रुपया तुम्हारे चाचा ही तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे? तुम्हें मालूम ही होगा कि डकैती का जो 50% माल अभी बरामद नहीं हुआ है, वो भी 1 लाख रुपया ही है। जिस रुपए को तुम अपने चाचा से हासिल हुआ बता रही हो, अगर वो डकैती का निकला तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी पुलंदा बन जाएगा। खास तौर से तब जबकि तुम्हें मालूम है कि डकैती वाले आधे भाग की खातिर इंस्पेक्टर प्रभु दयाल आजकल अंगारों पर लौट रहा है। लेकिन अगर वो रुपया बरामद हो जाए तो मैं साबित कर सकती हूँ कि वो डकैती वाला रुपया नहीं बल्कि वो वही रुपया है जो मुझे मेरे चाचा से हासिल हुआ था। लेकिन मदन वर्मा आखिर तुम्हारा पति है। अगर मैं उसे तलाश कर लूं और वो फिर भी तुम्हारा रुपया लौटाने से इनकार कर दे तो तुम उसका क्या कर लोगी? मैं बहुत कुछ कर लूंगी। मेरे पास उसके खिलाफ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो गोली की तरह मेरा रुपया मुझे लौटा देगा। तुम उसकी चिंता मत करो। रुपया तो मैं उससे वसूल कर लूंगी। तुम मुझे सिर्फ ये मालूम कर दो कि वो है कहाँ। बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम जो चाहो। वो बड़े निडर भाव से सुनील की आंखों में झांकती हुई बोली। खैर छोड़ो, सुनील तनिक सकपकाए स्वर में बोला। ये बात फिर करेंगे। तुम डॉली की सहेली हो तो तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात जान लो, अगर मुझे कभी ये मालूम हो गया कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बनाया है और ये कि डकैती से तुम्हारा रिश्ता है, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मंजूर, वो बेहिचक बोली। लेकिन ये काम जरा जल्दी का है। मतलब? मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम मेरे पति को तलाश कर पाओ तब तक वो सारा रुपया उड़ा चुका हो। ऐसा नहीं होगा। मैं उसे जल्द तलाश करने की कोशिश करूंगा। गायब कब से है वो? 4 दिन से। उम्र क्या है उसकी? 31 साल। हुलिया? उसने बयान किया। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? उसने अपने पर्स में से 4x6 के आकार की एक तस्वीर निकालकर सुनील को सौंप दी। इसे मैं रख लूं? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है। शुक्रिया।
तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या? वो हड़बड़ा कर बोली। मैंने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा। इस बार वो इठलाकर बोली। क्या वाकई? हाँ। मैं तो समझ रही थी कि ये बात तुम्हें मालूम होने में अभी 6 महीने लगेंगे। मुझे ये बात मालूम हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये हकीकत है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? इस बार वो गंभीरता से बोली। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से किनारा करने वाले आदमी की जिंदगी में कोई तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होनी चाहिए। क्यों? मेरी जिंदगी से किनारा करने के लिए क्या वो लाख रुपया काफी वजह नहीं है जो वो चुरा कर ले गया है? तुम खुद ही इस सवाल का जवाब दो। तुम्हें छोड़ने के लिए क्या ये वजह काफी है? वो कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। यानी कि कोई और लड़की है? हाँ। कौन है वो? उसका नाम प्रेरणा शर्मा है। करती क्या है वो? नौकरी करती है। नौकरी? अब कहीं ये मत कह देना कि वुडलैंड कैफे में नौकरी करती है। वहीं तो नौकरी करती है वो। शोभा सकपका कर बोली। वो वहां की कैशियर है। वहीं तो मेरे पति की उससे मुलाकात हुई थी। तुमने वो लड़की देखी है? हाँ। वो वाकई खूबसूरत है। हाँ। तुमसे ज्यादा? कबूल करते मेरा कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन हाँ। रहती कहाँ है वो? ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे ख्याल से इस वक्त वो तुम्हारे पति के साथ होगी? हाँ। ऐसा सोचने से पहले कम से कम वुडलैंड का चक्कर तो तुमने लगाया ही होगा। लगाया था। वो वहां नहीं थी। वो कल भी वहां नहीं थी। तुम्हारा पति क्या काम करता है? ट्रैवलिंग सेल्समैन है। अपने इस काम के सिलसिले में वो शहर से बाहर भी जाता होगा। हाँ, अक्सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी वो अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ हो और मुझे बिना बताए? मेरा 1 लाख रुपया साथ लेकर? प्रेरणा शर्मा को साथ लेकर? प्रेरणा शर्मा जरूरी नहीं उसके साथ हो। तुमने उसे सिर्फ वुडलैंड से गायब देखा है। हो सकता है वो छुट्टी पर हो। वो खामोश रही। तुम्हें वहां से उसके घर का पता मालूम करना चाहिए था। ये बात मुझे सूझी नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं मालूम करूंगा। शुक्रिया। लड़की का हुलिया, कद काठ वगैरह बताओ। उसने बताया। इस हुलिये से तो उसको पहचान पाना मुश्किल है। ये तो किसी भी खूबसूरत लड़की का हुलिया हो सकता है। वो खामोश रही। उसकी कोई खास पहचान? मुझे नहीं मालूम। खैर, देखेंगे। सुनील उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूं, लेकिन तुमने मेरे जाने से कम 10 मिनट बाद बाहर निकलना है। क्यों? हो सकता है वो इंस्पेक्टर अभी भी यहीं कहीं मंडरा रहा हो। ओह, ठीक है। सुनील वहां से बाहर निकल गया। प्रभुदयाल उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई न दिया। सुनील वुडलैंड कैफे पहुंचा। वुडलैंड कैफे एक बड़ी दिलचस्प जगह थी, जो एक तरह से 2 in 1 जैसा रेस्टोरेंट था। दिन में वो साधारण कैफे होता था, तो रात का अंधेरा होने के बाद से ही नए महंगे मेन्यू के साथ एक कैबरे स्टाइल रेस्टोरेंट बन जाता था। वहां की कैबरे डांसरों की काफी धूम सुनील सुन चुका था। कैफे के हॉल की एक साइड में एक कतार में कई केबिन बने हुए थे। हॉल में कई मेजें खाली थी, लेकिन सुनील फिर भी एक केबिन में जा बैठा। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद एक वर्दीधारी वेटर उसके सामने आ खड़ा हुआ। सुनील ने अपनी जेब से 5 रुपए का एक नोट निकाला और उसे मेज पर डालता हुआ मीठे स्वर में बोला, मुझे तुम्हारी सर्विस बहुत पसंद आई। शाबाश, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन साहब, वेटर हैरानी से बोला, अभी आपकी कोई सर्विस तो मैंने की ही नहीं। अच्छा, नहीं की अभी? खैर कोई बात नहीं, अब करना। हुक्म कीजिए साहब। पहले अपनी टिप उठाओ। वेटर ने हिचकिचाते हुए नोट उठा लिया। टिप जेब में रखो। वेटर ने नोट जेब में रख लिया।
नाम क्या है तुम्हारा? मारुति राव साहब। सुनील ने एक 10 का नोट जेब से निकाला और उसे मेज पर अपने सामने रखता हुआ बोला, मारुति राव, ये उस नोट का बड़ा भाई है जो अभी तुम्हारी जेब में दाखिल हुआ है। अब देखना यह है कि तुम इन दोनों भाइयों का मिलाप कराते हो या ये पसंद करते हो कि छोटा भाई तुम्हारे पास रह जाए और बड़ा मेरे साथ चला जाए। वेटर ने ललचाई आंखों से 10 के नोट की तरफ देखा। आज काउंटर पर तुम्हारी खूबसूरत कैशियर दिखाई नहीं दे रही, सुनील सहज भाव से बोला। वो आज आई नहीं साहब। अच्छा, लेकिन अगर आती तो कहां से आती? ओह, तो ये बात है, आप उसके घर का पता जानना चाहते हैं। समझदार आदमी हो, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। लेकिन साहब, इन तिलों में तो तेल नहीं है। तुम चिंता मत करो प्यारे लाल, हमने बड़े बड़े तिलों में से तेल निकाला है। बोलो, कहाँ रहती है वो? ये तो मुझे मालूम नहीं। मारुति राव, सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला, मुझे तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं मालूम कर सकता हूं। अभी? जी हाँ। वाह, फिर तो हो गया भरत मिलाप। फिर तो हो गया भरत मिलाप। वोटर ने नोट की तरफ देखा। बड़े भैया को अब और मत तड़पाओ, ऐसे छोटे के गले लग जाने दो। वेटर ने बड़े उतावले भाव से 10 का नोट उठा लिया और वहां से चला गया। सुनील खामोश बैठा सिगरेट के कश लगाता रहा। 5 मिनट बाद वेटर वापस लौटा। उसने सुनील को एक कागज का पुर्जा सौंप दिया। सुनील ने देखा, कागज पर लिखा था, प्रेरणा शर्मा, सागर हाउस, फ्लैट नंबर 8, लिटन रोड, राजनगर, टेलीफोन नंबर 512936। सुनील कैफे से बाहर निकल आया। 15 रुपए में पता हासिल करके वो घाटे में नहीं रहा था। वो जानता था कि मामला खूबसूरत लड़की का था। अगर वो खुद उसका पता पूछने की कोशिश करता तो कैफे में न केवल उसे कोई पता न बताता, बल्कि किसी को खामखा संदिग्ध भी हो जाता, और लड़की अगर कहीं उपलब्ध होती तो उसको खबर भी कर देता कि कोई उसका पता पूछ रहा था। एक पब्लिक टेलीफोन से 512936 पर फोन किया। कितनी ही देर घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने दूसरी तरफ से फोन न उठाया। उसने संबंध विच्छेद करके असिस्टेंस का नंबर मिलाया और वहां से वही नंबर मांगा। फिर भी किसी ने फोन न उठाया। यानी कि टेलीफोन ठीक था, लेकिन लाइन के दूसरे सिरे पर उसे उठाने वाला कोई नहीं था। फिर उसने डायरेक्टरी इंक्वायरी का नंबर डायल किया और वहां से सागर हाउस का नंबर पूछा। उसे जो नंबर बताया गया वो पहले नंबर से सर्वदा भिन्न था। उसने नए नंबर पर फोन किया। तुरंत उत्तर मिला। पूछने पर मालूम हुआ कि दूसरी तरफ से सागर हाउस का मैनेजर बोल रहा है। मैं मिस प्रेरणा शर्मा से बात करना चाहता हूं। उसके फ्लैट का नंबर खराब मालूम होता है, सुनील बोला। क्या मैं इस नंबर पर उसके फ्लैट का नंबर ठीक है? उत्तर मिला। लेकिन मिस प्रेरणा शर्मा अब उस फ्लैट में नहीं रहती। जी? कल दोपहर को वो अपना फ्लैट छोड़ गई हैं, हमेशा के लिए। लेकिन क्यों? क्या पता क्यों। मुझसे तो उन्हें मिलकर जाना तक जरूरी नहीं समझा। फिर आपको ये कैसे मालूम कि वो अपना फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ गई हैं? वो मेरे लिए एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गई थी, जिसमें यही लिखा हुआ था। वो ये तो बताकर गई होगी कि अब वो कहाँ जा रही हैं? नहीं बताकर गई। हालांकि बताकर जाने में उसी का भला था। उसकी गैर हाजिरी में उसकी कोई चिट्ठी पत्री ही आ सकती है, उसका कोई मिलने वाला आ सकता है। उसके फ्लैट में जो टेलीफोन है वो फ्लैट के साथ ही उसे मिला हुआ था। नहीं, वो फोन उसका अपना है जो कि अभी फ्लैट में लगा हुआ है। लेकिन जब वो फ्लैट खाली कर गई तो फोन बाद में ट्रांसफर करवाएगी कहीं या कटवाएगी। फिलहाल तो वो उसके खाली किए फ्लैट में लगा ही हुआ है। सुनील ने उसका शुक्रिया अदा किया और संबंध विच्छेद कर दिया। उसने ब्लास्ट का नंबर डायल किया। तुरंत उसके कान में रेणु की आवाज पड़ी। सुनील बोल रहा हूं, वो बोला। कहां से? रेणु बोली। उस कड़क सुंदरी के पहलू से? नहीं, सुनील बड़े सब्र से बोला। वहां से नहीं। इतनी इज्जत अफजाई के काबिल उसने मुझे नहीं समझा। और तुम्हें इस बात का अफसोस है?
नहीं। तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे इस बात का अफसोस क्यों नहीं है। अब पूछ लेती हूँ, बताओ क्यों अफसोस नहीं है। क्योंकि मेरा उससे ज्यादा कड़क सुंदरी के साथ हनीमून का स्कोप बन रहा है। सत्यानाश, अब ये हनीमून वाली खसमान खानी कौन सी निकल पड़ी? नाम जानना चाहती हो? हाँ, उसका नाम है मिस रेणु कपूर। क्या बक रहे हो? एकाएक रेणु के स्वर में बदला एकाएक रेणु बदले स्वर में बोली। मैं ये कह रहा हूँ कि दफ्तर से बाकी दिन की छुट्टी ले लो और मुझे लिटन रोड पर स्थित सागर हाउस के सामने मिलो। और तुम्हारा लिबास और हुलिया ऐसा होना चाहिए कि तुम मेरी बीवी लगो। सिर्फ लगूं? फिलहाल? यानी कि फिलहाल एडवर्टाइजमेंट शॉट से ही सब्र करूं, फीचर फिल्म बाद में दिखाओगे? यही समझ लो। किस्सा क्या है? सब कुछ टेलीफोन पर ही पूछोगी? दूसरी ओर से उत्तर न मिला। हेलो, सुनील ने व्यग्र भाव से बोला। मैं सोच रही हूं, रेणु बोली। क्या कहने? जैसे मलिका विक्टोरिया सोच रही हो कि हिंदुस्तान को आजाद करूं या ना करूं? मजाक मत करो। नहीं करता, लेकिन जवाब जल्दी दो ताकि मैं वक्त रहते किसी और को फोन कर सकूं। और किसको? किसी को भी। शहर में दर्जनों लड़कियां हैं जो मेरे एक इशारे पर जान दे सकती हैं। धौंस दे रहे हो? हाँ। ये प्रोग्राम कितनी देर का है? कम से कम शाम तक का तो है, ज्यादा से ज्यादा अगली शाम तक का। हाय रब्बा, क्या रात को भी मुझे घर से बाहर रहना होगा? हाँ। मेरी माँ मेरा हलवा बना देगी। सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, मेरे साथ भी, बीवी बनकर। फिर तो वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। ये तुम्हारी सरदर्द है, इससे तुम खुद निपटो। ठीक है, आती हूँ। कितनी देर में? आधे घंटे में। ओके। पता याद कर लो, लिटन रोड, सागर हाउस। ठीक है। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। एक ऑटो रिक्शा पर सवार होकर वो लिटन रोड पहुंचा। सागर हाउस एक बहुमंजिला इमारत निकली। उस इमारत में दाखिल होने से पहले सुनील ने बाहर से ही उसके बारे में पूछताछ की। मालूम हुआ कि वो एक होटलनुमा जगह थी जहां फर्नीचर समेत फ्लैट किराए पर मिलते थे। इमारत में छोटे बड़े 25 फ्लैट थे जिनमें रहने वालों के नामों का एक बोर्ड लॉबी में लगा हुआ था। उस बोर्ड पर 8 नंबर फ्लैट के खाने में कोई नाम नहीं था। लॉबी के पिछवाड़े में एक कमरे के दरवाजे पर मैनेजर की नंबर नेम प्लेट लगी हुई थी। सुनील सड़क पार करके खंबे की ओट में जा खड़ा हुआ। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और रेणु की प्रतीक्षा करने लगा। 15 मिनट बाद एक ऑटो रिक्शा पर रेणु वहां पहुंची। ऑफिस में उसने ऑफिस में उसने उसे सलवार कमीज पहने देखा था, लेकिन उस वक्त वो शादीशुदा औरतों के ही पहनने के काबिल एक साड़ी पहने हुए थी। अपने खुले बालों को उसने पीठ के पीछे बांध कर जूड़ा बनाया हुआ था। अपनी बाई कलाई में वो सोने की चूड़ियां पहने हुए थी। सुनील को सबसे ज्यादा हैरानी उस मंगलसूत्र को देखकर हुई जो वो अपने गले में पहने हुए थी। कैसी लग रही हूं? वो उपहासपूर्ण स्वर में बोली। तुमने तो कमाल कर दिया रेणु, सुनील बोला। इतनी समझदार तो मैंने तुम्हें कभी समझा भी नहीं था। क्यों समझोगे? घर का जोगी जोगड़ा जो होता है। ये चूड़ियां, ये मंगलसूत्र, सब कुछ मेरी माँ का है। उसके चोरी निकाल कर लाई हूं सब। जनाब का हुक्म जो था कि ऐसी बनकर आऊं कि तुम्हारी बीवी लगूं। शुक्रिया। अब बताओ तो सही कि बात क्या है। सामने की इमारत में एक फ्लैट ताजा ताजा खाली हुआ है जो हमने किराए पर लेना है। क्यों? एक केस के सिलसिले में। अब ये मत पूछना कि केस क्या है, वरना यही सवाल जवाब करते शाम हो जाएगी। लेकिन अगर इतनी सी बात थी तो मुझे क्यों बुलाया? फ्लैट तो तुम भी किराए पर ले सकते थे। अकेले आदमी को ये लोग फ्लैट नहीं देते क्या? ये बात नहीं है। तो जो फ्लैट हमने किराए पर लेना है उसमें एक टेलीफोन है जो अभी कटा नहीं है, लेकिन वो आज नहीं तो कल कट जाएगा, क्योंकि फ्लैट एकाएक खाली हुआ है। इसलिए उस फोन पर कॉल आ सकती है। मैं ऐसी आने वाली कॉल्स की जानकारी चाहता हूं। तो कॉल सुन लो। मैं नहीं सुन सकता। उस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी।
इसलिए कॉल आने पर जनाना आवाज में जवाब मिलने पर ही कुछ बात बनेगी। ओह, यानी कि उस फ्लैट में मेरी मौजूदगी टेलीफोन की वजह से जरूरी है। हाँ, और वहां तुम्हारी मौजूदगी क्यों जरूरी है? मैंने कब कहा कि वहां मेरी मौजूदगी जरूरी है? नहीं कहा, कतई नहीं कहा। अगर तुम्हारा इरादा हनीमून वाली बात की तरफ है तो वो तो मजाक था। हमने वो फ्लैट किराए पर लेते समय भी यही कहना है कि मैं ट्रेवलिंग सेल्समैन हूं और अक्सर बाहर रहता हूं। ओह, टेलीफोन की घंटी बजने पर तुमने फोन उठाकर सुनना है, लेकिन दूसरे को इसी भुलावे में रखकर सुनना है कि तुम फ्लैट की भूतपूर्व किराएदार प्रेरणा शर्मा बोल रही हो। अगर कोई तुम्हारा नाम जानने की जिद करे या वैसे ही पहचान ले कि तुम प्रेरणा शर्मा नहीं हो, तो तुमने झूठ नहीं बोलना है। फिर तुमने यही कहना है कि अगर तुम्हें कोई संदेश दिया जाएगा तो वो तुम प्रेरणा शर्मा तक पहुंचा दोगी। समझ गई? उसने सहमति से सिर हिला दिया। काम होशियारी का है, कर लोगी ना? कर लूंगी बाबा, कर लूंगी। बाबा नहीं, पति, हस्बैंड, खामिन। बाबा तो बाप का बाप होता है, ग्रैंडफादर। बकवास मत करो। वैसे तुम्हारी भाषा में पति को क्या कहते हैं? पति को पति ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? पति तो हिंदी में कहते हैं। पंजाबी में बताओ क्या कहते हैं? घर वाला। घर वाला? यानी कि तुम्हारे यहाँ औरतों का कोई बाजार वाला भी होता है? फिर लगे बकवास करने। सुनील हंसा। दोनों इमारत में दाखिल हुए। सुनील, एकाएक रेणु बोली, तुम्हारी एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी? सुनील बोला। हाँ, तुम्हारे लाइन काटने के 1 मिनट बाद ही एक आदमी ऑफिस में पहुंचा था और रिसेप्शन पर एक चिट्ठी छोड़ गया था। चिट्ठी एक बंद लिफाफे में थी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। कौन था वो आदमी? पता नहीं, वो तो काउंटर पर चिट्ठी डालकर फौरन ही चलता बना। अब कहाँ है वो चिट्ठी? मेरे पास। मैंने सोचा शायद तुम्हारी कोई जरूरी चिट्ठी हो, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई थी। अच्छा किया। चिट्ठी पढ़ी तुमने? नहीं, वो तो बंद लिफाफे में ही है। देती हूँ। अभी रखो, पहले मैनेजर से बात कर लें। अच्छा। दोनों मैनेजर के कमरे में दाखिल हुए। मैनेजर के ऑफिस नुमा कमरे में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मौजूद था। सुनील ने उसका अभिवादन किया और बोला, मेरा नाम सुनील है, ये मेरी पत्नी है रेणु। बैठिए, मैनेजर बोला। दोनों उसकी मेज के सामने पड़ी 2 कुर्सियों पर बैठ गए। फरमाइए, मैनेजर बोला। हमें खबर लगी है, सुनील बोला, कि अगले महीने आपके यहाँ एक फ्लैट खाली होने वाला है। फ्लैट तो अभी खाली है, मैनेजर बोला। ये तो और भी अच्छा है, वो हमें मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता, लेकिन वो फ्लैट जरा बड़ा नहीं है। ज्यादा बड़ा हमें फ्लैट हमें चाहिए भी नहीं। बस 2 मियाँ बीवी तो हैं हम। बाल बच्चा कोई नहीं? अभी तो नहीं है। सुनील एक शरारतपूर्ण निगाह रेणु पर डालते हुए गंभीरता से बोला, लेकिन ऊपर वाले की कृपा बनी रही तो नवंबर तक हो जाएगा। रेणु की नोकदार सैंडल की भरपूर ठोकर सुनील के टखने पर पड़ी। वो पीड़ा से बिलबिला गया, लेकिन किसी प्रकार जब्त किए रहा। सुनील साहब, फ्लैट तो खाली है, मैनेजर बोला, लेकिन उसको आपके रहने के काबिल बनाने में 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा। क्यों? पिछला किराएदार आनन फानन फ्लैट खाली करके चला गया और इतना गंद मचा गया है कि तौबा तौबा भली। दूसरा, अभी उसका टेलीफोन फ्लैट में ही लगा है जो अभी तक कटा नहीं है। मैनेजर साहब, टेलीफोन से हमने कुछ लेना देना भी नहीं है, और फ्लैट की सफाई हमारे रहते भी हो सकती है। देख लीजिए, मेरा तो मतलब ये था कि आपको असुविधा ना हो। हमें कोई असुविधा नहीं होगी, आप फ्लैट दिखाइए। चलिए, मैनेजर उठता हुआ बोला। मैंने कहा जी, रेणु बड़े अंदाज में बोली, किराया तो पूछो। ओ हाँ, सुनील बोला, किराया बताइए। इतना तो मालूम हो कि हम उसे अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं। रेणु ने यूं सहमति में सिर हिलाया जैसे ठीक वही बात वो कहना चाहती हो। 800 रुपए, मैनेजर बोला। साथ में ग्राउंड फ्लोर पर गैरेज भी है। ठीक है, सुनील बोला, चलेगा। क्यों जी? रेणु ने सहमति में सिर हिला दिया। तीनों मैनेजर के कमरे से बाहर निकले। मैनेजर उन्हें तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में ले गया।
फ्लैट में अव्यवस्था का बोलबाला था। दुनिया भर का कूड़े में फेंकने लायक अल्लम अल्लम वहां बिखरा हुआ था। ना इस्तेमाल में आने लायक कपड़े, एक जोड़ी फटी हुई चप्पल, पुरानी पत्रिकाएं, फटे हुए अखबार, कपड़े टांगने के हैंगर, खाली बोतलें और पता नहीं क्या क्या। लेकिन गनीमत थी कि वो हाल बाहरी कमरे का ही था। बेडरूम अपेक्षाकृत अच्छी हालत में था। कल तक मैं यहाँ पूरी सफाई करवा छोड़ूंगा, मैनेजर बोला। हम कल तक का इंतजार नहीं करना चाहते मैनेजर साहब, सुनील बोला। हमारी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? हम यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हुए हैं। पहले तो उन्होंने हमें बड़ी आवभगत के साथ रखा, लेकिन फिर एकाएक उनके तेवर बदल गए और वो हमें बोझ समझने लग गए। अब आज तो हमारी ये श्रीमती जी गुस्से में उनके साथ लड़ ही पड़ी। नतीजा ये हुआ कि हमने फौरन उनके यहाँ से कूच करने का फैसला कर लिया। फिलहाल तो हम किसी होटल में जा रहे थे, लेकिन फिर किसी ने सागर हाउस के बारे में बताया तो हम पूछताछ करने पहले ही यहाँ आ गए। अब इसे आप हमारी खुशकिस्मती समझिए कि कल यहाँ फ्लैट खाली हुआ और आज इत्तेफाक से हम यहाँ पहुंच गए। फिर एकाएक सुनील ने बड़े नाटकीय अंदाज से अपने पर्स निकाला और उसमें से 100-100 के 3 नोट निकालकर जबरन मैनेजर के हाथ में धकेलता हुआ बोला, ये 300 रुपए रखिए, बाकी पैसे मेरी बीवी कल बैंक से निकलवा कर आपको दे देगी। मैं तो कल यहाँ होऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो आज ही विशालगढ़ जा रहा हूँ। मैं ट्रेवलिंग सेल्समैन की बड़ी नामुराद नौकरी करता हूँ, इसलिए बीवी के साथ जरा कम ही नसीब होता है। रेणु ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। सच पूछो तो मेरी बेहुदा नौकरी की वजह से ही मेरे बाप बनने में इतनी देर लगी जा रही है। रेणु दांत पीसने लगी। मैनेजर हंसा। सुनील ने भी बड़ी फरमाइशी ठहाका लगाया। तभी बेडरूम में एकाएक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। ये पहले किराएदार का फोन होगा, सुनील संदिग्ध भाव से बोला। हाँ, मैनेजर बोला। हमें क्या जी, रेणु बोली, बजता रहे, फिर अपने आप ही चुप हो जाएगा। नहीं, मैनेजर बोला, आप फोन उठाकर कह दीजिए कि प्रेरणा शर्मा अब इस फ्लैट में नहीं है। रेणु पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी। आप कह रहे थे कि इस फ्लैट के साथ कोई गैरेज भी है, सुनील बोला। जी हाँ, मैनेजर बोला, ग्राउंड फ्लोर पर है। जरा दिखाइए तो, सुनील फ्लैट से बाहर की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैनेजर को भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ा। वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। पिछवाड़े के एक दरवाजे से वो बाहर निकले। पीछे की कतार में 8 गैरेज बने हुए थे। गैरेज हर फ्लैट के साथ नहीं है, सुनील ने पूछा। नहीं, मैनेजर बोला, गैरेज तो 8 ही हैं, आप वाले फ्लैट के साथ है गैरेज। कौन सा? 4 नंबर वाला। सुनील ने देखा 4 नंबर गैरेज के लकड़ी के दरवाजे पर ताला झूल रहा था। इसकी चाबी? गैरेज की चाबी फ्लैट खाली करते समय प्रेरणा शर्मा मुझे देकर नहीं गई, लेकिन मेरे पास डुप्लीकेट है, वो मैं आपको दे देता हूं। जब वो फ्लैट की चाबी दे गई तो गैरेज की क्यों नहीं देगी? भूल गई होगी, गैरेज इस्तेमाल तो करती नहीं थी वो, कोई गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं उसके पास, इसीलिए भूल गई होगी। आपके पास कोई गाड़ी है? है। फिर तो गैरेज आपके काम आ जाएगा। जाहिर है। आइए, आपको चाबी दे दूं। सुनील उसके साथ ऑफिस में गया। मैनेजर ने उसे एक चाबी दे दी। उसका धन्यवाद करके सुनील फिर उस इमारत से बाहर निकला और वापस गैरेज के सामने पहुंचा। उसने चाबी लगाकर ताला खोला। उसने दरवाजे का एक पल्ला खोलकर भीतर झांका। गैरेज के दरवाजे के एकदम सामने एक बड़ा सा ट्रंक पड़ा था और मजबूती से ताला जड़ा हुआ था। ट्रंक का यूं दरवाजे के ऐन सामने उस प्रकार पड़ा होना ही ये साबित कर रहा था कि प्रेरणा शर्मा का भेजा हुआ कोई आदमी बाद में वहां से लेने आने वाला था, और इसलिए उसने गैरेज की चाबी अभी मैनेजर को वापस नहीं सौंपी थी। उसने गैरेज को ताला लगाया और इमारत में वापस लौटा। रेणु बेडरूम में लेटी थी। फोन सुना था तुमने? सुनील उत्सुक भाव से बोला। हाँ। कोई बात हुई? हाँ, कोई आदमी बोल रहा था। प्रेरणा शर्मा की आवाज वो जरूर अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि मेरे बोलते ही वो समझ गया कि मैं प्रेरणा शर्मा नहीं थी। मैंने उसे कहा कि प्रेरणा कहीं गई हुई थी और मैं उसकी सहेली थी, और अगर उसने प्रेरणा को कोई संदेश देना था तो वो मुझे दे सकता था। पहले वो पूछने लगा कि प्रेरणा काम पर क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा मुझे वजह मालूम नहीं थी। फिर उसने कहा कि मैं प्रेरणा से कह दूं कि मारुति राव का फोन आया था और वो कह रहा था कि कोई आदमी उसके घर के पते के बारे में पूछता हुआ कैफे में आया था।
मारुति राव कहता है कि वो आदमी उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने प्रेरणा को सावधान कर देना चाहा। हरामजादा। कौन? ये मारुति राव का बच्चा। तुम जानते हो उसे? वो वुडलैंड कैफे में वेटर है जहां की प्रेरणा भी काम करती थी। और जो आदमी उसका पता पूछता हुआ वहां पहुंचा था और उसे ठीक नहीं लगा था, वो मैं था। ओह, साले ने 15 रुपए में ये पता बताया था और फिर भी यहाँ फोन खटका दिया। कहता था वो चौथी बार फोन कर रहा था। जरूर कर रहा होगा। पहली बार तो उसने मेरे पीठ फेरते ही फोन कर डाला होगा, लेकिन इस बार से पहले यहाँ कोई फोन उठाने वाला था जो नहीं। सोनू, सच सच बताओ कि असल किस्सा है क्या? तुम पहले वो चिट्ठी निकालो जो कोई मेरे लिए देकर गया था। रेणु ने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकालकर उसे दिया। सुनील ने लिफाफे में से चिट्ठी निकालकर पढ़नी आरंभ की। लिखा था, आदरणीय मूर्खाधिराज, सुना है अपना 1 लाख रुपया वापस हासिल करने के लिए शोभा आपके पास पहुंची है। अगर ये बात सच है तो अभी ऐसी किसी कोशिश से किनारा कर लो और शोभा के हाथों बेवकूफ बनने से बच जाओ। मैं तो बाल बाल बचा हूं। शोभा के पास जो 1 लाख रुपया था वो मैंने ही उसे दिया था और मैंने अपना माल वापस हासिल किया है। अगर अपने किसी चाचा से हासिल हुई किसी रकम की कहानी उसने आपको सुनाई है तो समझ लो कि वह झूठी है। शोभा का कोई चाचा है ही नहीं और मैं भी उसका पति नहीं हूं। 1 लाख रुपए का झांसा देकर उस लड़की को फंसाया था। अब अगर मैंने अपना रुपया उससे वापस झटक लिया तो क्या बुरा किया? उपरोक्त बातों के बावजूद एक खराब लड़की की बातों में आकर अगर आप बेवकूफ बनना चाहते हो तो शौक से बनो। बहरहाल मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं तो शोभा के हाथों मुर्गा बनने से बच गया। आप जरूर बनोगे। आपका शुभचिंतक, मदन वर्मा। रेणु, जो सुनील के साथ ही वो चिट्ठी पढ़ रही थी, व्याकुल स्वर में बोली, सोनू, सच बताओ, क्या किस्सा है? सुनील ने बड़ी शराफत से शोभा के साथ प्रातःकाल हुई वार्तालाप दोहरा दी। अब सवाल पैदा ये होता है कि मदन वर्मा को कैसे पता लगा कि शोभा मेरे पास आई थी? शोभा ने कभी मदन वर्मा के सामने तुम्हारा नाम लेकर कोई डींग हाँकी होगी? बाकी बातों का तो उसने अंदाजा लगा लिया होगा। यह भी हो सकता है कि उसने अपना कोई आदमी शोभा के पीछे लगाया हुआ हो, या शायद शोभा ने सारी बातें अपनी किसी सहेली को सुनाई हो और सहेली ने सब कुछ मदन वर्मा को कह सुनाया हो। लेकिन मदन वर्मा ने तुम्हें चिट्ठी क्यों लिखी? जाहिर है कि वो मुझे हतोत्साहित करने के लिए। किसी वजह से वो नहीं चाहता कि मैं उसके पीछे पड़ूं। तुम ज्यादा 30 मार खा मत बनो। हो सकता है उसने पूरी संजीदगी से तुम्हें यह राय दी हो कि तुम उस लड़की के हाथों बेवकूफ बनने से बचे रहो। सुनील खामोश रहा। और फिर वो दोनों विवाहित भी नहीं है, तो शोभा क्या दबाव डाल सकती है मदन वर्मा पर? अपना हक जता सकती है वो उस पर या उसके पास मौजूद किसी रकम पर? वो कहती थी कि उसके पास मदन वर्मा के खिलाफ ऐसा कुछ था जिसकी वजह से वो गोली की तरह उसका रुपया वापस लौटा देगा। अगर ऐसी कोई दबाव डालने वाली बात होगी भी तो शर्तियां नाजायज होगी। वो लड़की जरूर उस आदमी को ब्लैकमेल करने की फिराक में होगी और इसी वजह से वो उससे पल्ला झाड़कर कहीं गायब हो गया है, जो कि मेरी निगाह में तो उसने अच्छा ही किया है। सोनू, मुझे तो लगता है कि तुम्हें बलि का बकरा बनाने का सामान किया जा रहा है। अगर कोई गड़बड़ घोटाले का सिलसिला नहीं है तो मुझे समझाओ कि उस लड़की के तुमसे मिलकर जाते ही उस आदमी की यह चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई, जिसे कि वो गधे की सींग की तरह गायब हो गया, बताती है? रेणु, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला, आज तो तुम कमाल की समझदारी की बातें कर रही हो। मजाक मत करो, वो बुनबुनाई। इतनी समझदार औरत को मैंने तुम्हें कभी भी नहीं समझा था। मुझे औरत मत कहो। इतना समझदार आदमी तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं समझा था। रेणु ने एक करारा घूंसा सुनील की पीठ पर जमाया। अब दुरुस्त फिक्रा बोलकर बताओ, वो कहर भरे स्वर में बोली। नहीं तो मैं झांसी की रानी बनकर दिखाती हूँ। इतनी समझदार लड़की तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं समझा था, सुनील शराफत से बोला। अब ठीक बोले। रेणु, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ के मर्द अपनी बीवियों से मार खाना कोई खास तौहीन की बात नहीं समझते। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता।
आज इस फ्लैट में हम मियाँ बीवी की हैसियत से हैं, याद है ना? याद है, लेकिन अगर तुम झांसी की रानी हुई तो जानती हो मैं क्या हुआ? क्या हुआ? झांसे का राजा। रेणु की बेसाख्ता हंसी निकल गई। मैं जा रहा हूं। सुनील उसके अच्छे मूड का फायदा उठाने की नीयत से जल्दी बोला। 1-1.5 घंटे में लौटूंगा। उस दौरान जरा बाहर फैले कूड़े करकट को भी टटोलना है। शायद कोई काम की चीज या कोई चिट्ठी पत्री वगैरह हाथ लग जाए। ठीक है? मैं यहाँ अकेली? वो संदिग्ध भाव से बोली। कमाल है, डरती हो? अभी तो अपने आप को झांसी की रानी बता रही थी तुम। मैं डरती नहीं, लेकिन खैर ठीक है, तुम होकर आओ। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। मस्का मत मारो। दैट्स लाइक ए रॉटन स्टूपिड बफेलो। रेणु ने पलंग पर पड़ा एक तकिया उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसका प्रहार सुनील पर कर पाती, वो वहां से भाग निकला। बाजार में पहुंचकर उसने सबसे पहले समीप की ही एक दुकान से एक उसी तरह का ताला खरीदा जैसा उसके गैराज पर लगा पाया गया था। ताले के साथ वो वापस गैराज के सामने लौटा। मैनेजर से हासिल हुई चाबी से उसने गैराज का ताला खोला और दरवाजा खोलकर भीतर झांका। ट्रंक भीतर सही सलामत मौजूद था। उसने गैराज के दरवाजे पर अपना नया खरीदा ताला जड़ दिया। उसके बाद उसने ट्रंक बेचने वाली एक दुकान तलाश की और वहां से एकदम वैसा ही ट्रंक खरीदा जैसा उसने गैराज में पड़ा देखा था। एक अन्य दुकान से उसने बिल्कुल वैसा ही ताला भी खरीदा जैसा उसने गैराज में पड़े ट्रंक को लगा देखा था। उस ट्रंक के साथ वो बैंक स्ट्रीट अपने फ्लैट पर लौटा। वहां उसने उस ट्रंक में कुछ किताबें, कुछ पत्रिकाएं, एक कंबल, 2 बिछाने वाली और 2 ओढ़ने वाली चादरें, एक ट्रंक में जगह दिखाई दी तो उसने भीतर फोम के 2 तकिए डाल दिए। फिर उसने एक चिट्ठी तैयार की जिसमें उसने लिखा, माय डियर राजेंद्र भाटिया साहब, मुझे खेद है कि विश्वनगर में हमारी मुलाकात ना हो सकी। इत्तेफाक से मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही आप शहर छोड़ चुके थे, लेकिन मुझे आपका संदेश मिल गया है कि आपका अगला पड़ाव विशालगढ़ है और आप वहाँ के होटल रेयर व्यू में उपलब्ध होंगे। मैं वहाँ विशेष रूप से आपको मिलने के लिए पहुंच रहा हूँ। बाकी बातें मिलने पर होंगी। आपका रसिक लाल रंगीला। उस चिट्ठी को सुनील ने ट्रंक पे सबसे ऊपर रख अपने कोट की जेब में उस चिट्ठी को सुनील ने ट्रंक के सबसे ऊपर रखे अपने एक कोट की जेब में डाल दी। अब अगर कोई उस ट्रंक को खोलकर उसकी तलाशी लेता तो उस चिट्ठी की वजह से वो बड़ी सहूलियत से उसे राजेंद्र भाटिया नाम के किसी ऐसे व्यक्ति का ट्रंक मान सकता था जो विशालगढ़ के रियर व्यू होटल में उपलब्ध था। फिर उसने एक छोटे से अटैची केस में अपना रोजमर्रा का इस्तेमाल का सामान और कुछ कपड़े भरे और अटैची केस और बड़े ट्रंक के साथ एक टैक्सी में सवार होकर वापस लिटन रोड पहुंचा। उसने गैराज का ताला खोला और दरवाजे के सामने पड़े ट्रंक को उसने गैराज में एकदम पीछे एक कोने में धकेल दिया। अपनी वर्तमान स्थिति में ट्रंक दरवाजे पर से दिखाई तक नहीं देता था। फिर उसने टैक्सी पर से अपने साथ लाया ट्रंक उतरवाया और उसे दरवाजे के पास उस स्थान पर रख दिया जहां पहला ट्रंक पड़ा था। उसने गैरेज को फिर ताला लगाया और अपना अटैची केस संभाले इमारत में दाखिल हो गया। वो फ्लैट में पहुंचा। कोई और फोन आया? सुनील ने पूछा। ना, रेणु बोली। तुम्हारी गैर हाजिरी में तो ये एक बार भी नहीं बजा। ओ, लेकिन बाहर के कूड़े करकट में से एक चीज हाथ आई है। क्या? रेणु ने उसे एक फटी हुई कैमरे से खींची तस्वीर थमाई और बोली, ये तस्वीर शायद इसलिए कूड़े के हवाले थी क्योंकि ये फट चुकी है। सुनील ने देखा एक सुंदर युवती का क्लोजअप था। पीछे एक मोहर लगी हुई थी जिस पर लिखा था पैरामाउंट स्टूडियो, फोटोग्राफर्स एंड फोटो गुड्स डीलर्स, रिचमंड रोड, विशालगढ़, प्रोपराइटर के रामानुजन। सुनील ने फिर तस्वीर पर निगाह डाली। मोटे तौर पर तस्वीर वाली सूरत हुलिये से मिलती थी जो शोभा ने प्रेरणा शर्मा का बयान किया था, लेकिन फिर भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता था कि तस्वीर प्रेरणा शर्मा की ही थी। रेणु, सुनील बोला,
अगर रात को यहाँ रहने की नौबत आ गई तो क्या तुम्हें और कोई कपड़ों की जरूरत नहीं होगी? होगी, रेणु बोली। तुम्हें और कपड़े लेकर आने चाहिए थे। मुझे सूझा नहीं, लेकिन मैंने तो कहा था कि रात रुकना पड़ सकता है। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं सूझा। बड़ी मोटी अकल है तुम्हारी। लो, अभी तो मेरी अकल की इतनी तारीफ कर रहे थे और अब मोटी बताने लगे मेरी अकल को। अब क्या करूंगी? अब क्या करोगी? करूंगी क्या? घर जाती हूँ और घर जाकर कपड़े वगैरह लेकर आती हूँ। जल्दी आ जाओगी ना? महीना तो नहीं लगा दोगी? प्राणनाथ, रेणु प्यार भरे स्वर में बोली, मायके जा रही हूँ। महीना भी लग सकता है और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। क्या? सुनील आंखें निकाल कर बोला। नवंबर में तुम्हारा बच्चा जो होने वाला है, मुझे शायद नवंबर के बाद ही लौटूं। मजाक मत करो। क्यों ना करूं? तुम मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? सरासर कर सकती हो। करो करो। देखो, मुझे तेवर दिखाओगे तो मैं नवंबर में भी लौट कर नहीं आऊंगी। अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब पीछा छोड़ो इस बात का। ठीक है, रेणु बड़ी दयानतदारी से बोली। छोड़ दिया। अब बोलो, अभी घर जाऊं? हाँ, लेकिन आंधी की तरह जाना और तूफान की तरह लौट कर आना। अगर मेरी माँ ने मुझे ना आने दिया तो उसे भी साथ ले आना। सुनील जल कर बोला। ये ठीक रहेगा, रेणु कुटिल स्वर में बोली। अब जा रही हो या नहीं? जा रही हूं। रेणु वहां से चली गई। सुनील पलंग पर अधलेटा सा बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसका कश लगाता हुआ वक्त गुजारी करने लगा। उसने बड़े बेहुदा काम में हाथ डाला था। ये बात रेणु ने गलत नहीं कही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो काम केवल शोभा के लिए ही नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि यूं ही आधे अंधे कुएं में ईंट मारते रहने से अगर डकैती के दूसरे लाख की खबर लग जाती तो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की चिंता दूर हो जाती और ये उसका एहसानमंद भी हो जाता और वो उसका एहसानमंद भी हो जाता। और इस वक्त सुनील भविष्य में कभी कैश करा सकता था। एकाएक टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुनील उलझन में पड़ गया। उसे टेलीफोन उठाना चाहिए था या नहीं? अंत में उसने यही फैसला किया कि उस फ्लैट में से किसी को मर्दाना आवाज नहीं सुनाई देती तो अच्छा था। टेलीफोन की घंटी 7-8 बार बजकर बंद हो गई। उसने नया सिगरेट सुलगा लिया। 10 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी फिर बज उठी। इस बार सुनील ने हिचकिचाते हुए फोन उठा लिया। कौन? वो सावधान स्वर में बोला। मिस्टर सुनील। दूसरी ओर से मैनेजर की आवाज आई, जो सुनील ने फौरन पहचान ली। हाँ, मैं मैनेजर बोल रहा हूं। बोलिए जनाब। आपने गैराज का ताला बदल दिया है? हाँ, आपने बताया था कि पुराने किराएदार ने गैराज के ताले की चाबी वापस नहीं की थी। मुझे ये मुनासिब नहीं लगा था कि गैरेज के मेरे अधिकार में आ जाने के बाद भी उसकी चाबी के किसी और के पास हो, इसलिए मैंने ताला बदल दिया था। लेकिन यहाँ के नियमों के मुताबिक एक चाबी मेरे पास भी होनी चाहिए। एक चाबी मैं आपको जरूर दूंगा जनाब। आपको चाबी देने में मैंने कब इनकार किया है? चाबी आपको ताला बदलते ही देनी चाहिए थी। क्या हो गया बंदा नवाज? प्रेरणा शर्मा ने एक आदमी को गैरेज की चाबी देकर यहाँ भेजा है। वो आदमी कहता है कि प्रेरणा शर्मा का एक ट्रंक गैराज में पड़ा है जिसे वो लेने आया है। उसने गैराज का ताला खोलने की कोशिश की तो ताला खुला नहीं। वो मेरे पास आया। मैंने जाकर देखा तो मैंने नया ताला लगा पाया। मुझे आपको मुझे बताना चाहिए था कि आपने ताला बदल दिया है। ताला मैंने अभी अभी तो बदला है। मैं आपको बताने के लिए आ ही रहा था कि आपका फोन आ गया। अब आप बराए मेहरबानी आप चाबी लेकर नीचे आइए ताकि वो आदमी ट्रंक ले जा सके। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। कितनी देर लगेगी आपको? ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट। वो आदमी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। उसने ट्रंक ले जाने के लिए टैक्सी रोकी हुई है, इसलिए। अगर ऐसी बात है तो आप ही जरा तकलीफ फरमाइए और ऊपर आ जाइए। ठीक है। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने आनन फानन अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपने साथ लाए अटैची केस में से निकालकर एक तौलिया अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया। तभी फ्लैट की घंटी बजी। सुनील ने जाकर दरवाजा खोला। मैनेजर आया था। सुनील ने बार बार क्षमा याचना करते हुए उसे चाबी सौंप दी। उसके पीठ फेरते ही उसने पहले जैसी ही रफ्तार से फिर सारे कपड़े पहने और फ्लैट से बाहर निकला। 2-2 सीढ़ियां फांदता वो नीचे पहुंचा।
मोड़ पर जाकर उसने बड़ी सावधानी से गैरेज की दिशा में झांका। उसे मैनेजर गैरेज का ताला खोलता दिखाई दिया। मैनेजर के बगल में उसे वही आदमी खड़ा दिखाई दिया जिसकी तस्वीर आज सुबह उसे शोभा वर्मा से हासिल हुई थी। मदन वर्मा। समीप ही एक टैक्सी खड़ी थी। उसका ड्राइवर उसकी डिग्गी खोल रहा था। फिर सुनील के देखते देखते मदन वर्मा और टैक्सी ड्राइवर ने दरवाजे के सामने ही पड़ा ट्रंक उठाया और टैक्सी में लाद दिया। मैनेजर ने गैरेज को फिर ताला लगा दिया। सुनील वहां से हट गया। सामने सड़क से उसने एक टैक्सी पकड़ी। किधर चलूं साहब? टैक्सी ड्राइवर बोला। अभी पिछली गली में से एक टैक्सी बाहर निकलेगी, सुनील अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। पहचान के लिए याद कर लो कि उसकी डिग्गी में एक ट्रंक लदा हुआ है, जिसकी वजह से डिग्गी का ढक्कन बंद नहीं हो रहा। तुमने उधर ही चलना है जिधर वो टैक्सी चले। क्या घोटाला है बाबूजी? ड्राइवर संदिग्ध स्वर में बोला। तभी मदन वर्मा की टैक्सी मेन रोड पर आ गई। वक्त बर्बाद मत करो, सुनील कर्कश स्वर में बोला। यह सीआईडी का मामला है। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूं। ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड। सुनील ने अपना प्रेस कार्ड निकालकर उसकी एक झलक ड्राइवर को दिखाई। अनपढ़ ड्राइवर पर कार्ड पर लगा फोटो का प्रत्याशित प्रभाव पड़ा। उसने फौरन अपनी टैक्सी को गियर में डाला और उसे मदन वर्मा की टैक्सी के पीछे लगा दिया। दोनों टैक्सियां आगे पीछे चलती हुई राजनगर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। मदन वर्मा ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया, एक कुली से ट्रंक उठवाया और स्टेशन के भीतर को चल दिया। वहां खूब भीड़ थी, इसलिए सुनील को उसके एकदम पीछे लगे रहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। मदन वर्मा अपने आप में इतना डूबा हुआ था कि उसने एक बार भी पीछे घूमकर नहीं देखा था। उसने पहले विशालगढ़ एक्सप्रेस की चेयर कार में विशालगढ़ तक के लिए एक टिकट खरीदा, फिर ट्रंक को ब्रेक में बुक करवा दिया। सुनील ने मालूम किया कि विशालगढ़ एक्सप्रेस के चलने में अभी 1 घंटा बाकी था। उसने अपने लिए फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीदा, फिर टैक्सी पर सवार होकर लिटन रोड वापस लौटा। रेणु अभी वापस नहीं लौटी थी। उसने वहां से अपना अटैची केस उठाकर अपने साथ ले लिया। उसी टैक्सी में उसने गैरेज में मौजूद दूसरा ट्रंक लदवाया, फिर स्टेशन पहुंचा। वो ट्रंक उसने ब्रेक में बुक करवाया, रसीद हासिल की और फिर एक पब्लिक टेलीफोन से लिटन रोड के फ्लैट के टेलीफोन का नंबर घुमाया। तुरंत उत्तर मिला। रेणु वहां पहुंच चुकी थी। सुनील बोल रहा हूं, सुनील बोला। कहां चले गए हो तुम? क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों बोल रही हो? सोनू, अभी अभी यहाँ एक फोन आया था। मेरे रिसीवर उठाते ही दूसरी ओर से बोलते आदमी ने न नाम पूछा न कुछ और पूछा, बस एकदम फट पड़ा। मदन वर्मा को कह देना कि अगर कल तक मेरा माल वापस मुझे नहीं मिला तो उसकी खैर नहीं। और फिर इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछ पाती, उसने लाइन काट दी। सोनू, मुझे तो डर लग रहा है। अरे तुम क्यों डरती हो? सुनील उसे तसल्ली देता हुआ बोला। डरेगा वो जिसके लिए वो संदेश था। लेकिन ऐसा टेलीफोन फिर भी तो आ सकता है। आ सकता है तो आ जाए। कोई तुमसे ज्यादा बात बढ़ाने की कोशिश करे तो तुम उसे बता देना कि प्रेरणा शर्मा फ्लैट छोड़ चुकी है। नहीं तो ये जाहिर करना कि अगर उसके लिए कोई संदेश हो तो वो तुम्हारे माध्यम से उस तक पहुंच सकता है। अगर कोई मेरा नाम पूछे तो मत बताना। कह देना कि तुम नए किराएदार हो और तुम अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझती हो। कोई फिर भी ना बाज आए तो फोन बंद कर देना। कोई तुम्हारे ही पीछे ही पड़ने की नौबत नीयत से बार बार फोन करे तो तुम थोड़ी देर के लिए रिसीवर ऑफ कर देना। ठीक है? ठीक है। और डरना बिल्कुल नहीं। बड़ी बहादुर लड़की बनकर दिखाना है तुमने। रेणु खामोश रही। कल शाम तक वहीं जमी रहो रेणु, उसके बाद वहां से कूच कर जाना है हमेशा के लिए। वो तो हुआ, लेकिन तुम कहां हो और यहां कब आओगे? मैं वहां नहीं आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां बेडरूम तो एक ही है और अगर मैं आ गया तो सोने वाले 2 हो जाएंगे और हनीमून। ठीक है, ज्यादा मत बोलो। जहां हो वहीं रहो, यहां आने की जरूरत नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं। ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। ठीक है। सुनील ने रिसीवर हुक पर टांग दिया और जाकर ट्रेन पर सवार हो गया। अगला दृश्य। अगली सुबह ट्रेन विशालगढ़ पहुंची। सुनील ने बहुत फुर्ती दिखाकर ब्रेक से अपना ट्रंक निकलवाया और उसे क्लॉक रूम में जमा करवाकर होटल रिवर व्यू पहुंचा।
उसने इस बात की पूरी सावधानी बरती थी कि उसका या उसके ट्रंक का साक्षात्कार मदन वर्मा से न हो पाए। रिवर व्यू सोना नदी के एक बड़े मनोरम किनारे के पास बना एक 8 मंजिला होटल था। सुनील अपना टैची केस उठाए रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने अपने लिए एक कमरा बुक किया और रिसेप्शन क्लर्क से बोला, मेरा एक दोस्त आज ही यहाँ पहुंचने वाला है। मैं उसके लिए भी अभी कमरा बुक करा देना चाहता हूँ ताकि हमें अगल बगल कमरे में रहने हासिल होने ताकि हमें अगल बगल कमरे हासिल होने में कोई असुविधा ना हो। उसके बाद में आकर खुद कमरा लेने पर हो सकता है सॉरी उसके बाद में आकर खुद कमरा लेने पर हो सकता है मेरी बगल वाला कमरा उपलब्ध ना हो। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस सर, क्लर्क आदरपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ एडवांस जमा कराना पड़ेगा। मुझे कोई एतराज नहीं। सुनील को चौथी मंजिल के अगल बगल के 2 कमरों की चाबी मिल गई। 412 नंबर कमरा उसका और 413 नंबर उसके दोस्त राजेंद्र भाटिया का। अपना अटैची केस अपने कमरे में पहुंचाकर वो विशालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसने वहां क्लॉक रूम से ट्रंक निकलवाया और वापस होटल पहुंचा। होटल में वो ट्रंक उसने 413 नंबर कमरे में पहुंचवा दिया। अपने कमरे में जाकर उसने बड़े इत्मीनान से ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर उसने 413 में आकर नीचे रिसेप्शन पर फोन किया। मैं 413 नंबर से राजेंद्र भाटिया बोल रहा हूँ, सुनील बोला। मैं अपनी चाबी खो बैठा हूँ। क्या आप कोई ऐसा कारीगर बुलवा सकते हैं जो मेरे ट्रंक का ताला खोल दे और उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बना दे? 10 मिनट बाद एक कारीगर सुनील के पास पहुंचा और अगले 10 मिनटों में उसने ट्रंक के ताले की एक चाबी बनाकर सुनील के हवाले कर दी। उसे विदा करके सुनील ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके ट्रंक को खोला। ट्रंक ऊपर तक कपड़ों से भरा हुआ था। सुनील ने एक एक करके ट्रंक के कपड़े बाहर निकाल कर रखने शुरू कर दिए। नीचे से 2 मोटे मोटे रजिस्टर और खुले कागजात से भरा एक लिफाफा मिला। सुनील ने बड़ी बारीकी से उन सब चीजों का मुआयना किया। हालांकि बहुत सी बातें उनमें ऐसे इशारों में दर्ज थी जो कि सुनील समझ ना सका, लेकिन जितना वो समझा उससे भी साफ जाहिर हो रहा था ये किसी अफीम के स्मगलर और सप्लायर और मटका ऑपरेटर का रिकॉर्ड था। उसमें भारत के विभिन्न शहरों के सैकड़ों पते दर्ज थे जहां स्मगलिंग की अफीम सप्लाई की जाती थी और मटके का नंबर चलाया जाता था। मदन वर्मा निश्चय ही एक निहायत खतरनाक आदमी था। अफीम की स्मगलिंग और सप्लाई को हैंडल कर सकने वाला और मटका ऑपरेट कर सकने वाला आदमी शरीफ तो हरगिज नहीं हो सकता था। लेकिन वो उसका ट्रंक प्रेरणा शर्मा के फ्लैट में क्या कर रहा था? जरूर वो भी उस कामों में उसकी साथी थी। ये बात सुनील को जच गई। जराइम पेशा लोगों की संगनी हुए बिना प्रेरणा शर्मा, जो कि अपने आप को मामूली कैशियर बताती थी, सागर हाउस जैसी जगह में फ्लैट और टेलीफोन लेकर कैसे रह सकती थी? अब सुनील को यह भी लगने लगा कि शोभा वर्मा के चक्कर में पड़कर वो एक बड़े खतरनाक आदमी पर हाथ डाल बैठा है। जैसा उस वक्त वो मदन वर्मा का ट्रंक टटोल रहा था, वैसे ही विशालगढ़ में कहीं और बैठा मदन वर्मा उसका ट्रंक टटोल रहा था। अपने ट्रंक में रखे कोट की जेब में उसने जो चिट्ठी छोड़ी थी, उससे उसे यह भी मालूम हो जाना था कि राजेंद्र भाटिया नाम के जिस आदमी का ट्रंक उसके पास पहुंच गया था, वो विशालगढ़ में रेयर व्यू होटल में उपलब्ध था। अपनी हरकत के पीछे सुनील का मंतव्य यह था कि जब वो ट्रंक का मुआयना कर चुके तो ट्रंक का असली मालिक बेशक उसके पास आकर ट्रंक बदल कर ले जाए, लेकिन तब उसे ये तो हरगिज नहीं सोचा था कि ट्रंक में से स्मगलिंग का खतरनाक रिकॉर्ड निकल आएगा। गनीमत थी कि अभी उसने ट्रंक का ताला जबरन खोलने की कोशिश नहीं की थी। सुनील ने ट्रंक बिल्कुल खाली कर दिया और फिर बड़ी बारीकी से उसका मुआयना किया। आखिरकार वो एक स्मगलर का ट्रंक था, उसमें भी तो कोई भेद हो सकता था। भेद निकला। सुनील ने ट्रंक को उल्टा करके उसका ताला ठकठका कर देखा तो वह भेद कभी ना निकलता। सुनील ने ट्रंक को उल्टा करके उसका तला ठकठका कर ना देखा होता तो वो भेद कभी ना निकलता। ट्रंक का तला दोहरा था। उसने ट्रंक को सीधा किया तो उसने पाया कि उसके तले में कई पेच थे, जिनके सिरों पर ट्रंक के ही रंग का पेंट चढ़ा होने की वजह से आसानी से दिखाई नहीं देते थे। सुनील कमरे को ताला लगाकर चुपचाप बाजार गया और एक पेचकस खरीद लाया। उसने वापस आकर सावधानी से एक एक पेच खोल डाला। ऊपरला तला उठने पर उसने पाया कि ट्रंक के असली तले और उस तले के बीच में कोई आधा इंच ऊंचे स्थान पर
100-100 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। सुनील ने सारी गड्डियां गिनकर निकाली। 10 गड्डियां, पूरा 1 लाख रुपया। सुनील ने वो रुपए अपने कोट के भीतरी जेबों में भर लिए। उसने ट्रंक का नकली ताला यथास्थान रखा, पूरी सावधानी से उसके पेच कसे और फिर दोनों रजिस्टरों और कागजात के लिफाफे के अलावा ट्रंक का सारा सामान वैसे ही वापस उसमें भर दिया जैसे उसने निकाला था। अंत में उसने पूर्ववत ट्रंक को ताला लगा दिया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा। ट्रंक की अदला बदली की बाबत अब तक राजेंद्र भाटिया का फोन खड़क चुका होना चाहिए था, लेकिन फोन नहीं आया था। सुनील को यह बात चिंता में डाल रही थी। यह हो ही नहीं सकता था कि अभी तक मदन वर्मा को पता न लगा हो कि उसका ट्रंक बदल गया था। सुनील ने अपने वाले कमरे में आकर रिसेप्शन पर फोन किया। मैं 412 से बोल रहा हूं, मैं कमरा खाली कर रहा हूं, बिल भेज दो। यस सर, थैंक यू। लेकिन सर आप तो आज ही सुबह आए थे। हाँ, लेकिन मुझे एकाएक जाना पड़ रहा है। मुझे खेद है कि मैं आपके सुंदर होटल की मेहमान नवाजी का आनंद न उठा सका। सुनील ने रिसीवर रख दिया। 5 मिनट बाद एक वेटर बिल लाया। सुनील ने बिल चुकाया, उसे टिप दी और फिर अटैची केस नीचे पहुंचा देने के लिए उसके अनुरोध को नकार कर वो अपना अटैची केस खुद उठाकर लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्टमैन ने लिफ्ट नीचे के लिए दबा दी। वापस चलो, एकाएक सुनील बोला, मैं कुछ भूल गया। लिफ्टमैन ने वापस चौथी मंजिल पर लिफ्ट ला खड़ी की। वो 413 नंबर कमरे में पहुंचा। वहां उसने अपनी अटैची कमरे में रख दी और रूम सर्विस को फोन करके एक वेटर को बुलाया। वेटर को उसने स्मगलिंग के रिकॉर्ड वाले दोनों रजिस्टर और कागजात का लिफाफा सौंपा और उसे आदेश दिया कि वो उसका डाकखाने के सुपुर्द करने लायक एक पार्सल बनाकर लाए। 10 मिनट बाद वेटर पार्सल बना लाया। सुनील ने पार्सल पर अपना नाम और ब्लास्ट का पता लिखा और वेटर को डाक टिकटों के लिए पर्याप्त पैसे देकर डाकखाने में दे आने के लिए कहा और 10 मिनटों में पार्सल के बदले डाकखाने से हासिल हुई रजिस्ट्री की रसीद उसके पास पहुंच गई। फिर उसने कमरे का ताला लगाया और चाबी हाथ में उछालता हुआ नीचे पहुंचा। रिसेप्शन पर काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। राजेंद्र भाटिया के लिए कोई मैसेज? सुनील ने अपनी चाबी एक क्लर्क को दिखाते हुए पूछा। नो सर, क्लर्क बोला। जरा ठीक से देखिए। क्लर्क ने 413 नंबर का खाना चेक किया, फिर खेदपूर्ण स्वर में बोला, नो मैसेज सर। थैंक्स। सुनील वहां से हट गया। कमाल था, टेलीफोन भी नहीं। कहां मर गया था मदन वर्मा? वो रेस्टोरेंट में जा बैठा। आधे घंटे बाद वहां से बाहर निकला और फिर रिसेप्शन पर पहुंचा। राजेंद्र भाटिया के लिए कोई मैसेज नहीं था। वो 413 नंबर कमरे में आ बैठा और आधा घंटा गुजर गया। राजेंद्र भाटिया का कोई टेलीफोन ना आया। वो बोर होने लगा। अंत में वो वहां से निकल पड़ा। एक टैक्सी पर सवार होकर वो रिचमंड रोड पहुंचा। वहां पैरामाउंट स्टूडियो तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो बड़ी सुंदर और समृद्ध दुकान निकली। उसकी प्रवेश द्वार वाली साइड के अलावा तीनों तरफ काउंटर थे, जिनके पीछे 2 मद्रासी सज्जन मौजूद थे। दुकान में दाखिल होने के बाद सुनील को लगा वो किसी की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ था। दुकान के शीशों के पल्लों वाली अलमारियों में से उसे एक आदमी का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो बाहर फुटपाथ पर एक खंबे की नाकाफी ओट लेने की कोशिश कर रहा था। सुनील का माथा ठनका। वो प्रेरणा शर्मा के फ्लैट से हासिल हुई उसकी फटी हुई तस्वीर यहां दिखाकर प्रेरणा के बारे में कुछ पूछताछ करने के इरादे से वहां आया था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया। कौन था वो आदमी जो उस पर नजर रखे हुए था? या फिर ये उसका वहम था? अपने कोट की भीतरी जेबों में मौजूद 100-100 के नोटों की गड्डियां एकाएक उसने अपनी छाती में चुभती महसूस होने लगी। उसने मन ही मन अपना अगला कदम निर्धारित किया। दुकान के दाईं ओर के काउंटर पर एक युवती मौजूद थी, जिसे 2 में से एक मद्रासी एक कैमरा दिखा रहा था। युवती की सुनील की तरफ पीठ थी। सुनील दरवाजे के सामने वाले काउंटर पर पहुंच गया। वहां से बाहर खंबे की ओट में खड़ा आदमी उसे देख नहीं सकता था। दूसरा मद्रासी काउंटर के पीछे से घूमकर उसके सामने पहुंचा। वो एक 20-30 साल का सुंदर युवक था, जो अपने दूसरे मद्रासी साथी की तरह धोती कमीज पहने होने के स्थान पर कोट पतलून पहने था। उसके माथे पर लगा मद्रासियों का परंपरागत चंदन का टीका ही उसके मद्रासी होने की चुगली करता था।
प्रिंटिंग पेपर, सुनील बोला। साइज, मद्रासी युवक ने पूछा। सुनील ने मन ही मन हिसाब लगाया और बोला 12 बाई 12 इंच। मद्रासी ने 100 शीटों का एक बंद डब्बा उसके सामने रखा। सुनील ने दुकान में चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। युवती वाले काउंटर के पीछे की अलमारी में उसे एल्बम दिखाई दी। कोई बड़ी एल्बम, वो बोला। मद्रासी ने सहमति में सिर हिलाया और काउंटरों के पीछे चलता हुआ एल्बमों की अलमारी की तरफ बढ़ गया। सुनील ने प्रिंटिंग पेपर का डब्बा खोल दिया। भीतर शीटें एल्युमिनियम के सील बंद रैपर में बंद थी। सुनील ने जल्दी से सील उधेड़कर रैपर फाड़ डाला और भीतर से लगभग आधी शीट बाहर खींच ली। उसने वो शीटें चुपचाप फर्श पर डाली और जूते की ठोकर से काउंटर के नीचे खिसका दी। तभी उसे मद्रासी लौटता दिखाई दिया। सुनील ने डब्बे का ढक्कन जल्दी से बंद कर दिया। मद्रासी ने उसे एल्बम पेश की। सुनील कुछ क्षण उसे परखता रहा, फिर बोला, ठीक है, ऐसी एक और दे दीजिए। मद्रासी वापस एल्बमों की अलमारी की तरफ बढ़ा। उसके पीठ फेरते ही सुनील ने फिर डब्बे का ढक्कन उठाया और अपनी जेब में से 100 के नोटों की गड्डियां निकालकर डब्बे में बाकी बची शीटों के ऊपर एक दूसरे के अगल बगल रख दी। उसने ऊपर से एल्युमिनियम का रैपर अच्छी तरह से लपेट दिया। अब केवल टूटी हुई सील से ही ऐसा मालूम हो सकता था कि उसकी पैकिंग खोली गई हो, और सील भी बड़े गौर से देखने पर मालूम होता था कि टूटी हुई है। सुनील ने डब्बे का ढक्कन लगा दिया और घूम कर पीछे देखने लगा। युवती को कैमरा दिखाते मद्रासी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। बाहर खंबे के पीछे मौजूद आदमी भी भीतर नहीं देख सकता था। दूसरा आदमी एक और एल्बम के साथ वहां वापस लौट रहा था। उस दौरान कोई नया ग्राहक वहां नहीं आया था। सुनील को पूरा विश्वास था कि नोटों के प्रिंटिंग पेपर के पैक के नोटों को प्रिंटिंग पेपर के साथ पैक करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा था। मद्रासी ने दूसरी एल्बम भी उसके सामने रख दी। थैंक यू, सुनील बोला। इस सारे सामान का एक पार्सल बनाकर डाक से राजनगर भिजवा दीजिए। सर, मद्रासी सकपकाया। डाक खर्च भी बिल में जोड़ लीजिए। सर, हम वीपीपी से माल नहीं भेजने का। मैंने आपको ऐसा करने को कहा भी नहीं है। बिल मैं आपको अभी अदा कर रहा हूं। फिर ठीक है। सुनील ने बिल की रकम अदा की। पता बताइए, मद्रासी बोला। सुनील ने उसे यूथ क्लब का रमाकांत का पता लिखवा दिया और बोला, जरा पैकिंग बढ़िया करवाइएगा। प्लाई का डब्बा बनवा के छोड़ेगा जी, मद्रासी बोला। वेरी गुड। और ये अभी बाई एयर मेल डिस्पैच हो जाए ताकि ये राजनगर डिलीवर हो जाए कल। आधे घंटे में पार्सल बुक हो जाएगा सर, बगल में ही पोस्ट ऑफिस है। वेरी गुड। सुनील उससे हाथ मिलाकर बाहर की तरफ बढ़ा। युवती की अभी भी उसकी तरफ पीठ थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर युवती की सूरत देखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। लेकिन उनके घने लंबे बाल, सुडौल कंधे और कमर का खम बता रहा था कि युवती खूबसूरत थी। सुनील सड़क पर पहुंचा। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि खंबे के पीछे से उसकी निगहबानी करता आदमी गायब था। वो एक टैक्सी पर सवार होकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां उसने रात की गाड़ी में राजनगर के लिए चेयर कार में एक सीट बुक करवाई और वहां से राजनगर प्रेरणा शर्मा के फ्लैट के नंबर पर एक ट्रंक कॉल लगवाई। उसे रेणु की आवाज सुनाई दी तो वो बोला, सुनील बोल रहा हूं। कहाँ हो तुम? वो व्याकुल भाव से बोली। हनीमून की पहली रात कैसी बीती? सुनील ने विनोदपूर्ण स्वर में पूछा। सोनू, ये तुम किस सांसत में मेरी जान फंसा गए हो? क्या हुआ? देखो, अगर तुम यहां मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं एक पल भी यहां नहीं ठहरूंगी। मुझे डर लग रहा है। अब क्या हुआ? रात को 2 बार टेलीफोन बजा था। दोनों बार मेरे मुंह से एक शब्द भी निकलने से पहले पहली बार की तरह कोई आदमी बड़ी धमके भरे स्वर में कहने लगा, मदन वर्मा को कहना ना भूलना कि अगर कल हमारा माल हमें वापस ना मिला तो उसकी खैर नहीं। और फिर फौरन लाइन कट गई। मेरे को तो रात भर नींद नहीं आई। मुझे यही सुनाई देता रहा कि मदन वर्मा से कह दूं कि ओके ओके, समझ लो कि तुम्हारी छुट्टी। क्या मतलब? मैनेजर से कह दो उस टेलीफोन से तुम्हें बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। तुम कहना कि पहली किराएदार जरूर कोई संदिग्ध चरित्र की लड़की थी जिसके ऊट पटांग फोन वहां आते हैं। ऐसे ही ऊट पटांग लोग वहां खुद भी पहुंच सकते थे। उसे कहना कि इस वजह से वो फ्लैट तुम्हें सूट नहीं कर रहा और तुम उसे छोड़ रही हो। जो 300 रुपए हमने उसे दिए हुए हैं, अगर उसमें से कुछ रिफंड करे तो ठीक,
ना भी करे तो भी कोई बात नहीं। ओके ओके। वो छुटकारे की लंबी सांस लेती हुई बोली। और सहयोग के लिए धन्यवाद। वो तो हुआ, लेकिन तुम कहाँ हो? विशालगढ़ में। वहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आ रहा हूं। अच्छा, और एक काम करना। क्या? फ्लैट छोड़कर तुम ऑफिस हो जाओगी ना? ऑफिस ही जाओगी ना? हाँ। ऑफिस में हो सकता है शोभा वर्मा का फोन आए। वो ये जानने को उत्सुक होगी कि मैंने उसके केस में कोई तरक्की की या नहीं, इसलिए उसका फोन आएगा या वो खुद आएगी। बहरहाल तुमने उसे मेरा ये संदेश देना है कि मैं कल सुबह विशालगढ़ एक्सप्रेस से राजनगर पहुंच रहा हूँ, और वो मुझे स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड के पास मिले। उसे कहना कि इस बात का वो खास ख्याल रखे कि उसका कोई पीछा ना कर रहा हो, तो वो मेरे पास फटकने की कोशिश करे और फिर खुद मेरे द्वारा उससे संपर्क स्थापित किए जाने का इंतजार करे। क्या लिखा हुआ है? उसे कहना कि इस बात का वो खास ख्याल रखे कि कोई उसका पीछा न कर रहा हो तो वो मेरे पास फटकने की कोशिश न करे और फिर खुद मेरे द्वारा उससे संपर्क स्थापित किए जाने का इंतजार करे। समझ गई? हाँ। शाबाश। शाबाशी तो हुई, लेकिन एक बात सुन लो। क्या? ना सिर्फ सुन लो बल्कि अच्छी तरह याद कर लो। अरे बाबा, क्या? अगर, वो धमकी भरे स्वर में बोली, उस लड़की के साथ तुमने कोई उल्टा सीधा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो क्या करोगे तुम? तो 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 मैं रो पड़ूंगी। ओहो रेणु, ये ट्रंक कॉल पर करने वाली बातें नहीं है। पैसे लगते हैं, लेकिन तुम खातिर जमा रखो, मैं उससे कोई उल्टा सीधा जोड़ने का कतई ख्वाहिशमंद नहीं हूं। लेकिन वो तो हो सकती है। उसके होने से क्या होता है? मैं कोई बच्चा हूं जो वो मुझे वरगला लेगी? लेकिन अगर मुलाकात होने पर। अब मैं बंद कर रहा हूं। अच्छा। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। वहां से वो वापस होटल में लौटा। अपने पीछे लगा आदमी उसे दोबारा दिखाई न दिया। बाकी का सारा दिन उसने राजेंद्र भाटिया वाले कमरे में बैठकर गुजारा। लेकिन बदले गए ट्रंक की बाबत न कोई फोन आया, न कोई आदमी वहां पहुंचा। ये सुनील के लिए भारी चिंता की बात थी। मदन वर्मा विशालगढ़ तक उसके साथ आया, फिर एकाएक कहाँ गया हो? क्या यह मुमकिन था कि अभी तक उसने ट्रंक की तरफ ध्यान न दिया हो? सुनील को बात जंची नहीं।